ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर इंडिया का नहीं होगा जो टीवी पे आता होगा, जो हल्का सा यूट्यूब पे फेमस होगा, तो उसको मैंने फीस नहीं दिया। ये सब इसलिए किया कि मैंने ये जानने की कोशिश की ये एस्ट्रोलॉजी को किस तरीके से सामने वाले को जज करते हैं, सामने वाले को कैसे बताते हैं और कौन सी नवज को पकड़ के ये उसके उपाय बताते हैं। अब कर्जा कैसे निकलेगा? पैसा ऐसे तो है नहीं कहीं से छपना शुरू हो गया। होता क्या कि आपके पास इनकम के नए सोर्सेज खुलने शुरू हो जाते हैं। जो काम आपके नहीं बन रहे हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं और आप जैसा चाहते हैं वैसे काम होने शुरू हो जाते हैं। आज चाइना जो है इंडिया से ज़्यादा वास्तु को फॉलो करता है। अच्छा, हांगकॉन्ग ज़्यादा फॉलो करता है। पूरा का पूरा सिंगापुर वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ है कि चाइना में कोई भी ऑफिस बनता है या कोई भी घर बनता है तो पहले उसका वास्तु होता है, सच में? सरकारी गवर्नमेंट का। यहाँ पे लोग चोरी छिपे वास्तु को फॉलो करते हैं। जो हमारी बॉडी है, जितनी भी जो सृष्टि है, 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। 5 एलिमेंट कौन कौन से हैं? वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट। ये 5 एलिमेंट से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। इसके ऊपर सबसे पहले चाइना ने काम किया। और शास्त्र किसके थे? भारत के। पुराने टाइम की जब बात कही जाती थी, जब बड़े बड़े काम नहीं होते थे, जब ये 3 युग अच्छे युग थे, तब ये भाव बुरे थे। लेकिन आज का जो युग है वो कलयुग है। आज किसको भी पहनना है, काला पहनना है। दिन में लोग किसी को काम नहीं करना है। लोग 10 बजे उठ रहे हैं, कोई 11 बजे उठ रहा है। सब लोग रात में काम करते हैं, रात में पार्टियाँ हो रही हैं। और आज हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं ये भी क्या है? ये भी तो राहु है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं ये सब राहु है। टैरो कार्ड इंडिया के एस्ट्रोलॉजी से पढ़कर उन लोगों उसकी फोटो अलग बना दी। जो लाफिंग बुद्धा है या वो ये क्या है, उसका पेट कितना बड़ा हुआ है। तो इंडिया में कैसे कौन से देवता जिसका पेट बड़ा हुआ है? गणेश जी, कुबेर जी। तो उन्होंने उसकी शेप चेंज कर दी। तो ये पैसा कौन देता है? पैसा बुद्ध देता है, पैसा कुबेर जी देते हैं। उन्होंने उसका पेट बढ़ा दिया, उसको बोल दिया कि आप कुबेर जी को या लाफिंग बुद्धा को, ये बुद्धा को नॉर्थ में रखिए। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज के इस एपिसोड में मैं बात कर रहा हूं आचार्य लव भूषण जी से। आचार्य लव भूषण जी एक ऐसे इंसान है, एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर है, एक ऐसे वास्तु कंसल्टेंट है जिन्होंने पहले अपनी एस्ट्रोलॉजी को पढ़ के खुद को करोड़पति बनाया और वो एक ऐसे मिशन पे है जहां उन्हें दूसरों को करोड़पति बनाना है। इस एपिसोड में हमने कई सारी चीजें डिस्कस की है रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आप करोड़पति कैसे बन सकते हो। आचार्य लव भूषण जी ने रिसेंटली एक जयपुर में शोरूम भी ओपन किया है विच इज रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी। यहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड। ही हैज एक्सपेंसिव फोन्स, ही हैज एक्सपेंसिव कार्स, ही हैज एक्सपेंसिव वॉचेस। तो इसीलिए वो एक प्रूवन इंसान है जिन्होंने एस्ट्रोलॉजी का इस्तेमाल कर खुद को करोड़पति बनाया। आई होप सो इस पॉडकास्ट को देखकर आपको भी इंस्पिरेशन मिले, आपको कुछ नई चीजें पता चले जो आप आपकी लाइफ में चेंज कर सको और करोड़पति बन सको। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, बिकॉज एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे एट 5 PM हम एक ऐसा एपिसोड लेके आते हैं जो आपको बताएगा भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में। आचार्य जी, वेलकम ऑन द शो। आपसे मिलके सर सबसे पहले बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। आप एक ऐसे एस्ट्रोलॉजर है जिनसे बहुत यूनिक बातें हम करने वाले हैं और आपको देख के मुझे ही बहुत ज़्यादा खुशी हुई है क्योंकि सर आप खुद पहले अमीर बने, अब आप लोगों को अमीर बना रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों पे हम बात करेंगे। सर फर्स्टली मैं तो बहुत शौक हो गया आपको देख के पहले, क्योंकि आपके हाथ में रोलेक्स की घड़ी है, बाहर आप जैगुआर से आए हैं, जयपुर में आपका एक शोरूम है पूरा एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। तो सर इतना अमीर बनने की जो ट्रिक्स है वो लोगों को भी बताइए सर। बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जो पिछले मैंने एक पॉडकास्ट द रील हिट वालों के साथ में किया था, उससे बहुत ज़्यादा अच्छा प्यार मुझे आप लोगों से मिला। तो मैं सबसे पहले आप सबका तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहूँगा। और उससे मुझे काफ़ी अच्छे क्लाइंट भी मिले और आपने भी मुझे यहाँ पे बुलाया। तो ऐसी क्या टेक्निक्स हैं जो एस्ट्रोलॉजी में हैं, जो नंबर्स में हैं, जो वास्तु में हैं या जो मैनिफेस्टेशन में हैं, तो मैं आज आपके साथ ऐसी कुछ जो सीक्रेट्स हैं उसको हम रिवील करेंगे, उसके बारे में बताएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसके बारे में पता लगे और मैक्सिमम लोग जो अपने ऊपर की समस्याएं हैं उनसे बाहर आ सके। इस पर विस्तार रूप से बात करेंगे। बिल्कुल सर। तो सर जैसे हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, आपकी लाइफ के बारे में हम काफ़ी बात कर रहे थे। तो आपके ऊपर भी बहुत सारा लोन था। उस लोन को पहले आपने चुकाया एंड फिर आप खुद इतने अमीर बने। तो ये एक जो जर्नी थी, ये किस तरह से हुई? क्या चीज़ें आपने की, वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा कि एक्चुअली कि मेरी लाइफ में खुद की लाइफ में एक ऐसा फ़ेज़ आया जब मैं एक बहुत बड़ा बिल्डर के रूप में काम कर रहा था। उससे पहले मैं बिरला सन लाइफ में एक नौकरी भी करता था। लेकिन जब एक ऐसा फ़ेज़ आया कि
मार्केट में 2014-15 की बात है, तो एकदम स्लम्प आ गया था मार्केट में। तो मैं रियल एस्टेट का काम था, तो एकदम से डाउन हो गया। वो डाउन ऐसे हो गया कि आप समझ लीजिए कि मैं बिल्कुल रोड पे आ गया। और एक टाइम ऐसा था कि कुछ ऐसा था कि हमें था कि मुझे अपनी इज़्ज़त को बचाना है, तो मैंने लोगों को पैसे चुकाने के लिए अपना घर, मकान, गाड़ी-वाड़ी सब सेल कर दिया। और देखते-देखते वो इतना ज़्यादा मेरे पे लोन हो गया है, कर्ज़ा हो गया कि मैं बिल्कुल ₹100 भी मेरी जेब में नहीं थे, और करीब 10 से 12 करोड़, 15 करोड़ के आस-पास मुझे लगता है कि मैंने पूरे मार्केट के पैसा देना था। बैंक ने मुझे बैंकरप्ट कर दिया, दिवालिया घोषित कर दिया, और टेंशन के कारण से मुझे खुद को कैंसर भी हो गया। ओके। शुगर भी हो गई, कोलेस्ट्रॉल भी हो गया, और मतलब कि 3-4 बीमारियाँ ऐसी जो अभी आप मुझे मेरे बाल देख रहे हैं, ये कलर्स किए हुए हैं, पूरे बाल वाइट हैं। और आज से 6-7 साल मेरे आप मुझे मेरी फ़ोटो देख लेंगे तो मुझे पहचान भी नहीं पाएँगे कि मैं वही लवभूषण हूँ। तो मैं यहीं मुंबई में टाटा में एडमिट था, तो एक सज्जन मुझे एक गाड़ी में मिल गए। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे थे, तो जब आदमी परेशान होता है तो मैंने भी उनसे अपने बारे में पूछ लिया। तो उन्होंने मुझे अपने बारे में मेरे बारे में कुछ बताना शुरू किया। तो मेरे को लगा कि ये कुछ बातें ऐसी बता रहे हैं जो मेरी लाइफ से रिलेट कर रही हैं, तो मुझे जानकर बड़ा हैरानी हुई। तो लेकिन उन्होंने मुझे कुछ बताया बड़े हल्के में कि आप ये कर लीजिए, आप ये कर लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए, ऐसा हो जाएगा। तो मुझे लगा कि इन्होंने मुझे बताया तो मुझे ये चीज़ें करनी चाहिए। तो मैंने जो उन्होंने उपाय दो मुझे बताए थे, तो मैंने उसको बड़ी शिद्दत से, बड़ी मन से की। जैसे ही मैंने उनको बड़ी शिद्दत से, मन से करने लगा, तो 1 महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर मुझे कुछ काम मिल गया। मुझे इनकम आनी शुरू हो गई। मैं कुछ हेल्थ में हल्का-फुल्का मुझे रिलीफ़ महसूस होने लगा। तो मुझे ऐसा मन में इंटेंशन आया कि इस साइंस में कुछ है, जो अभी तक इस पे पूरा काम भारत में नहीं हुआ है, तो इस पे मुझे काम करना चाहिए। मैं एजुकेटेड था, पढ़ा लिखा था, तो मैंने इस पे बुक्स को खरीदना शुरू कर दिया। मैंने यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे लोगों को सुनना शुरू किया, लोगों की क्लासें लेना, अटेंड करना शुरू किया। तो मैंने देखा कि यहाँ पे इंडिया में, भारत में हो क्या रहा है कि जो इस साइंस के ऊपर काम होना चाहिए, तो उस पे साइंस पे काम ना होकर कमर्शियल काम ज़्यादा हो रहा है। ओके। मैंने लोगों के एस्ट्रोलॉजी के सेशन लेने शुरू किए, जो बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं उनके पास जाना शुरू किया। मैंने देखा कि वहाँ पे लाइन की लाइन लगी हुई है, कोई 50 एस्ट्रोलॉजर से, एक एस्ट्रोलॉजर 50 लोगों से बात कर रहा है, एक दिन में 100 लोगों से बात कर रहा है। फ़ीस भी उनकी अच्छी खासी है, लेकिन 5 मिनट से ऊपर वो किसी को दे नहीं रहा है। लोग उनको वैसी फ़ीस दे रहे हैं जो वैसी वो चाहते हैं, और बड़ी समस्या से परेशान हैं। तो मैंने करीब 1000 एस्ट्रोलॉजर को फ़ीस दिया। 1000 सर? से हाँ, 1000 से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर को मैंने फ़ीस दी। किसी की ₹500 थी, किसी की 5000 थी, और किसी की ₹50,000 थी। ओके। ऐसा कोई मैं अभी यहाँ पे कैमरा पे नाम नहीं लेना चाहूँगा। ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर इंडिया का नहीं होगा जो टीवी पे आता होगा, जो हल्का-सा यूट्यूब पे फ़ेमस होगा, तो उसको मैंने फ़ीस नहीं दिया। ये सब इसलिए किया कि मैंने ये जानने की कोशिश की ये एस्ट्रोलॉजी को किस तरीके से सामने वाले को जज करते हैं, सामने वाले को कैसे बताते हैं, और कौन-सी नब्ज़ को पकड़ के ये उसके उपाय बताते हैं। और फिर मैंने ऐसा कोई एस्ट्रोलॉजर इंडिया में नहीं है जिसका नाम हो आज की डेट में, जो सबसे महँगे से महँगा एस्ट्रोलॉजर है, पूरे इंडिया में हो या पूरे वर्ल्ड में हो, जिससे मैंने क्लासेस नहीं लिखी हो, जिसे मैंने नहीं सीखा हो, जिसे मैंने नहीं पढ़ा हो। मैंने रात को घंटों पढ़ के इसके ऊपर काम किया, इसकी रिसर्च की टेक्निक की, और फिर मैंने वो सबसे पहले अपने ऊपर लागू की, अप्लाई किया। आदमी कब क्या करता है जब आदमी परेशान होता है, तो मैंने इसलिए नहीं सीखा था कि मैंने कभी लाइफ में ये नहीं सीखे, इसलिए सीखने की कोशिश नहीं की थी कि मुझे आज मैं ऐसे कंसल्टेंसी देना शुरू करूँगा। वो मैंने इसलिए सीखने की कोशिश की थी कि साइंस में कुछ है, और मैं अपने लिए इसको करना, मुझे अपने लिए करना था। और मैंने इसको बड़ी शिद्दत से काम करना शुरू किया। फिर मैंने देखा कि कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, तो उसको मैंने आपस में कोरिलेट किया। राइट। और रिलेट करके उसको फिर मैंने खुद से उपाय बनाने या खुद से चीज़ें बनानी शुरू कर दी। तो देखते ही देखते मेरे ऊपर जितना कर्जा था, वो सारा का सारा निकल गया। अब कर्जा कैसे निकलेगा? पैसा ऐसे तो है नहीं कहीं से आना शुरू, मतलब कि छपना शुरू हो गया। होता क्या है कि आपके पास इनकम के नए सोर्सेज खुलने शुरू हो जाते हैं। ओके। जो काम आपके नहीं बन रहे हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, और आप जैसा चाहते हैं वैसा काम होने शुरू हो जाते हैं। आपकी हेल्थ, आपके आज की देखिए कि आगे समस्या, सबसे बड़ी समस्या आदमी को क्या आती है? आदमी की हेल्थ आती है, आदमी का परिवार आता है, किसी की बीवी, किसी के कोई आदमी की वाइफ को उसको काम नहीं करने दे रही है, किसी की हेल्थ काम नहीं करने दे रही है, किसी को गवर्नमेंट उसको काम नहीं करने दे रही है, कोई प्रोजेक्ट है वो उसका अप्रूवल नहीं हो रहा है, या कोई आदमी उसके पीछे लग जाता है, शत्रु बन जाता है। तो ये सब अड़चनें जब आदमी की दूर होने लगती है, तो आदमी को काम मिलना शुरू हो जाता है, लोग मिलने शुरू हो जाते हैं, अमीर आदमी आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं वर्ल्ड में जो आपको आगे ऐसा अपने बाप के बोलना शुरू कर देते हैं कि आप मेरे साथ पार्टनरशिप कीजिए, पैसे मैं लगाऊंगा, 50-50 में काम करते हैं। तो ऐसा मेरे साथ होना शुरू हो गया। मैं खुद देख के हैरान था कि जिन लोगों को मैं जानता तक नहीं हूँ, जिनको मैंने आज तक देखा तक नहीं हूँ, जिनको मैं मिला तक नहीं हूँ, ऐसे लोग मेरे को अप्रोच करना शुरू कर दिए कि आप मेरे साथ मिलकर काम कीजिए, हम 50-50 काम शुरू करते हैं। हमने काम करना शुरू किया, लोन उतर गया, और फिर अब मैंने जयपुर में एक शोरूम खोला है, और आज आपके सामने।
बिल्कुल सर। तो सर ये जो आपने कुछ चीज़ें बताई जो आपने उस दौरान की आपके जब डाउन पीरियड था उस टाइम पे आपने वो कुछ चीज़ें की, तो ये क्या चीज़ें थी एग्ज़ैक्टली ये बता सकते हैं आप? जी, देखो इसमें क्या होगा मैं आपको बताता हूँ, आज की डेट में आप बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की, सबसे हाँ, पहले हम बात करते हैं। तो आज की डेट में न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा स्कोप चल पड़ा है। तो मैं बताना चाहूँगा कि न्यूमरोलॉजी का हमारी लाइफ में जो पार्ट है वो 5 से 10% मात्र है। ओके। जबकि आज की डेट में इंडिया में न्यूमरोलॉजी के ऊपर इतना सारी बात हो रही है कि न्यूमरोलॉजी या नंबर्स है। और मैंने बहुत सारे नंबर्स को देखा है कि सब लोग नेम नंबर को, मोबाइल नंबर को 6-6 पे लेकर आ रहे हैं। जबकि उससे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऐसे नंबर्स हैं जो आपकी लाइफ में होने चाहिए। तो न्यूमरोलॉजी का जो पार्ट है हमारी लाइफ में 5 से 10% है। उसके बाद आता है नंबर वास्तु, जिस पे आज इंडिया में कोई भी काम नहीं कर रहा है। नंबर वास्तु या एलिमेंट वास्तु की बात करते हैं तो जो फेंग शुई है, जो चाइना ने इसके ऊपर काम किया। ओके। नंबर वास्तु, फेंग शुई वास्तु। आज चाइना जो है इंडिया से ज़्यादा वास्तु को फॉलो करता है। अच्छा। हांगकांग ज़्यादा फॉलो करता है। पूरा का पूरा सिंगापुर वास्तु के अकॉर्डिंग बना हुआ है। ओह! हाँ, और आपको जानकर हैरानी होगी कि चाइना में कोई भी ऑफ़िस बनता है या कोई भी घर बनता है तो पहले उसका वास्तु होता है। सच में? सरकारी, गवर्नमेंट का हो। यहाँ पे लोग छुप मतलब कि चोरी-छिपे वास्तु को फ़ॉलो करते हैं, हाँ, एस्ट्रोलॉजी को फ़ॉलो करते हैं। किसी को बताते तक नहीं है कि हम हाँ। एस्ट्रोलॉजी वास्तु फ़ॉलो करते हैं। जितनी भी आइटम डेकोरेटिव आइटम है, जहाँ पे अभी आपके भी स्टोर में लगी हुई हैं, यहाँ पे जितनी भी बनी हुई है, ये वास्तु को बैलेंस करने के लिए बनी हुई हैं और हम उठा के कहीं पे भी लगा देते हैं। तो इसको मैंने देखते हुए इंडिया का, भारत का पहला स्टोर, और इनफैक्ट ऐसा स्टोर भारत छोड़ो मतलब कि वर्ल्ड में कहीं चाइना को छोड़ के कहीं नहीं होगा, जो मैंने अभी इंडिया में खोला है जयपुर में। जिसमें मैं डेकोरेटिव आइटम को आपके वास्तु के अकॉर्डिंग कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर मिसिंग है तो आपको ये लगाने चाहिए। ओके। आपका ये देवता है तो आपको ये लगाना, आपका ये फेवरेट बर्ड है, एनिमल है, ये फेवरेट आपका प्लांट है, ये फेवरेट आपका जानवर है, ये आपको ऐसे ही इस दिशा में लगाने चाहिए। तो मैंने ओके। भारत का पहला स्टोर जयपुर में मालवीय नगर में ओपन किया है। वाओ! तो सर अगर किसी को अपने जैसे बहुत सारे लोग आज हैं जो पैसों की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिनके ऊपर लोन्स है, तो क्या चीज़ें हैं जो वो कर सकते हैं अपने लोन से मतलब उससे आगे बढ़ने के लिए? हाँ, अभी बात ना मेरी बीच में रह गई थी। मैं हाँ। तो कहना चाहता कि न्यूमरोलॉजी जो नंबर्स की बात करते हैं, ये हमारी लाइफ में 5 से 10% काम करती है। उसके बाद बात करेंगे नंबर वास्तु की। नंबर वास्तु फिर 5 से 10% काम करता है। उसके बाद बात करेंगे एलिमेंट वास्तु की। आप जो हमारी बॉडी है, जितनी भी जो सृष्टि है, 5 एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। 5 एलिमेंट कौन-कौन से हैं? वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट और स्पेस एलिमेंट। ये 5 एलिमेंट से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। इसके ऊपर सबसे पहले चाइना ने काम किया। और शास्त्र किसके थे? भारत के। भारत के शास्त्र पे उसमें काम किया कि आज देखिए कि एक बच्चा जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, जितने भी बच्चे 2000 के बाद पैदा हुए हैं, उनके ऊपर मैक्सिमम 5 में से 2 या 3 एलिमेंट है ही नहीं है। जैसे किसी के पास 3-4 नहीं है तो उसके पास एयर एलिमेंट नहीं है, किसी के पास 6-7 नहीं है, 6-7 नंबर नहीं है तो उनके पास स्पेस एलिमेंट नहीं। कोई न्यूमरोलॉजिस्ट कोई नंबर्स वाला एलिमेंट के ऊपर बात ही नहीं करता है। अच्छा। आप बताइए किसी ने बात की है तो आज तक कि ये एलिमेंट मिस होगा। आप तो लकड़ी के बर्तनों में खाना खाना चाहिए, आपने सुना है? कभी लकड़ी के मार्केट में बर्तन मिलते हैं ना, मिलते हैं ना, लेकिन धीरे-धीरे वो गायब होते जा रहे हैं। हाँ। आपको पता है कि यदि वो एयर एलिमेंट आपकी बॉडी में नहीं होता तो आपको लकड़ी के बर्तनों में खाना खाना चाहिए। अच्छा। आपने सुना है कि कैंडल लाइट डिनर? हाँ। कैंडल लाइट डिनर क्यों किया जाना चाहिए और कब करते हैं? जबकि हमें लगता है कि वेस्टर्न स्टाइल है। जबकि कैंडल लाइट डिनर हमारे इंडिया का ही शास्त्रों में लिखा गया है कि यदि किसी भी हस्बैंड वाइफ के आपस में रिश्तों में तल्खी आ जाए तो रिश्तों की तल्खी को, गर्माहट को कम करने के लिए, उसमें प्यार बढ़ाने के लिए हम कैंडल लाइट डिनर करते हैं। तो ये आपस में जो गर्मी है वो कम हो जाती है। और यदि किसी के बॉडी में फायर एलिमेंट कम है या फायर एलिमेंट इम्बैलेंस है तो कैंडल लाइट डिनर किया जाता है। लोहे के बर्तनों में खाना खाना, अब पुराने ज़माने में था, लोग अक्सर लोहे के बर्तनों में हलवा बनाकर परोसते थे। आज वो सिस्टम बंद हो गया है। जब आपकी बॉडी में स्पेस एलिमेंट नहीं है, आयरन एलिमेंट नहीं है तो आपको लोहे के बर्तनों में खाना खाना चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये एक साइंस को मतलब तो उस पर इतना काम हुआ ही नहीं है जो इस पर काम होना चाहिए था। तो मैंने इसको मैंने अपने ब्लड से, इसको मैंने अपने हार्ट से काम किया, उस पर काम किया। फिर अपने बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं। अभी हम लोगों से ये बात करते हैं कि 12 किसको तिलक लगाना चाहिए और किसको तिलक नहीं लगाना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी होता है? ऐसा है, देखो मैं माथे पे तिलक नहीं लगाता हूँ हाँ। क्योंकि मेरा राहु लगन में बैठा हुआ है। तो जिसका भी राहु लगन में बैठा हो उसको तिलक नहीं लगाना चाहिए। और जिसका भी 1 नंबर राशि में
शनि बैठा हुआ है उसको तिलक नहीं लगाना चाहिए। इस पे आज तक काम ही नहीं हुआ है कि किसको तिलक लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए तो कौन सा लगाना चाहिए, कि आपको ऑरेंज लगाना चाहिए, कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए। अब जिसके पास अर्थ एलिमेंट नहीं है उसको पीले रंग के कपड़े पहने। मेरे कहने का मतलब है कि इस पर भी उतना काम हुआ ही नहीं कि आपका डे लकी कौन सा है, आपको सिग्नेचर कैसे करने चाहिए, सिग्नेचर छोटे होने चाहिए कि बड़े होने चाहिए, इससे भी फर्क पड़ता इससे है। ये जियोग्राफिकल साइंस है। ओके, ये एक अलग साइंस है, ये न्यूमरोलॉजी में नहीं आती है। हाँ, ये जियोग्राफिकल साइंस है, और एस्ट्रोलॉजी एक अलग साइंस है। फिर एस्ट्रोलॉजी से वास्तु, अभी जितना भी हम वास्तु की बात करते हैं, मैं देखता हूँ जितने भी महावास्तु, या मैं किसी भी का नाम नहीं लूंगा चैनल में, उन्होंने जो वास्तु बोला उसमें एक काल पुरुष की राशि में 1 नंबर मेष की राशि बोलती होती है, लेकिन सभी की तो 1 नंबर लगन नहीं होता है, सभी का लगन अलग अलग होता है। उसमें हम उसके अनुसार जो 11 नंबर राशि है वो डिजायर फुलफिलमेंट की है। तो आज देखिए कि हम लोग देखते हैं कि सभी को ये बोला जाता है कि आप वेस्ट में बैठ जाओ, हाँ, तो लेकिन सभी की 11 नंबर राशि थोड़ी ना, सभी का 1 नंबर लगन थोड़ी ना है, सभी का लगन अलग अलग है। आप सभी को कैसे बिठा सकते हो वेस्ट में? बिल्कुल, हो सकता है किसी का वेस्ट 8वें घर में बैठा हो, किसी का वेस्ट 12वें घर में बैठा हो। पुष्पदन देवता तो हैं वेस्ट में, लेकिन आप पुष्प कौन सा देवता आपकी फेवर करेगा, कौन सा देवता आपके साथ में लगेगा, ऐसा थोड़ी है कि एक पुष्पदन देवता ही आपके साथ में लगेंगे। सभी के देवता अलग अलग हैं। मैंने उस पर काम किया कि आपके देवता कौन से हैं, आपका एनिमल कौन सा है, आपका प्लांट कौन सा है, आपको कहाँ बैठना चाहिए। ऐसे ही आपकी पैसे की दिशा होती है कि आपको पैसे कहाँ रखने चाहिए, ऐसी आपकी हेल्थ की दिशा है कि आप हेल्थ आपकी बहुत ज़्यादा ख़राब रह रही है तो आपको हेल्थ की इंप्रूव करने के लिए कहाँ बैठना चाहिए। आपका घर नहीं बन रहा है तो आपको कहाँ बैठना चाहिए, आपकी शादी नहीं हो रही है तो आपको कहाँ बैठना चाहिए, आपको लड़की नहीं मिल रही है, आप यंग हो, आपको अफेयर नहीं हो रहा है या कुछ भी है तो आपको कहाँ बैठना चाहिए, और आपको कोई आपके ऊपर लोन कर्जे ज़्यादा चढ़ गए हैं तो उनको उतारने के लिए आपके कुछ शत्रु बन गए हैं, शत्रु को मित्र बनाने के लिए कहाँ बैठना चाहिए। तो ये सब एक चीज़ें हैं, और तो इन पे मैंने बहुत अच्छे से काम किया। और मैं आपको एक बात आज आपके पॉडकास्ट पे और बताना चाहूँगा कि अभी तक इंडिया में ये बोला गया था कि 6, 8, 12 त्रिक भाव हैं। आप इसके बारे में नहीं जानते हो, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुरे भाव कौन से हैं कुंडली में। कुंडली में बुरे भाव यदि किसी से भी आप पूछेंगे तो वो 3 बुरे भाव बताएगा, 6 नंबर, 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव। जबकि मैंने अपनी एस्ट्रोलॉजी में बताया कि बिना 6ठे, 8वें और 12वें भाव की सपोर्ट से आप अमीर बन ही नहीं सकते। ओके, तो जितने भी क्यों कहा जाता है? हमने बुरा, यही तो मैं आपको कहना चाहता कि बहुत पुराने टाइम की जब बात कही जाती थी, जब बड़े बड़े काम नहीं होते थे, जब ये 3 युग अच्छे युग थे तब ये भाव बुरे थे। लेकिन आज का जो युग है वो कलयुग है। आज का जो युग का आधिपत्य है वो किसके पास है? राहु के पास है। राहु कौन है? रावण। मतलब आज के देखो ना, आज कहाँ है लाल चीजें, कहाँ है पीली चीजें, कहाँ है? आज किसको भी पहनना है काला पहनना है। दिन में लोग किसी को काम नहीं करना है, लोग 10 बजे उठ रहे हैं, कोई 11 बजे उठ रहा है, सब लोग रात में काम करते हैं, रात में पार्टियां हो रही हैं। और आज हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं ये भी क्या है? ये भी तो राहु है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं ये सब राहु है। अच्छा। तो मैंने बोला कि 6ठा, 8वें, आपको यदि 6ठे, 8वें, 12वें के बारे में डराया जाता है तो मैं बताता हूँ कि जितनी आपकी कुंडली में 6ठा, 8वां और 12वां भाव एक्टिव होगा आप उतने बड़े आदमी बनेंगे। जितने भी बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है आप उसकी कुंडली देख लीजिए, आप मुकेश अंबानी की कुंडली उठा के देख लीजिए। अब मैंने ऐसी 10,000 से ज़्यादा हॉरोस्कोप पे काम किया जो लोग आज की डेट में अमीर हैं, जिनकी कुंडलियाँ उनके पास अनाप शनाप पैसा है। तो मैंने देखा अनाप शनाप पैसा कहाँ पे आया? उनके कुंडली में 6ठा, 8वां और 12वां भाव एक्टिवेट है। जबकि किसी भी एस्ट्रोलॉजी से मिल लो वो एक ही बात कहेगा कि तेरा तो 6ठा, 8वां भाव एक्टिवेट है, तो मर गया, तो बर्बाद हो गया। तो मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों उसको हम पॉजिटिव रूप से कैसे एक्टिवेट करें ये हमें देखने की जरूरत है। और वास्तु आपकी जन्म तिथि से होता है, वास्तु सबके लिए सेम नहीं है। आपको कहाँ बैठना है, कहाँ सोना है, ये आपको देखना है। मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी मैं मुंबई में किसी का वास्तु करने आया था, वो WSW या साउथ वेस्ट में सो रहा था, जबकि अमूमन ये बोला जाता है कि माली को कहाँ सोना चाहिए? साउथ वेस्ट में, और जबकि उसके साउथ वेस्ट की राशि 12वें घर में आ रही थी। 12वां घर, फिर मैं आपको बोला नुकसान क्या है, तो मैंने उसको उठा के साउथ में सुलाया अभी, जो उसके प्रॉफिट के घर में बैठी थी। अच्छा। तो जैसे ही अभी उसको सुलाया, अभी 3 दिन ही हुए हैं मेरे को मुंबई में आए को, अभी उनका फ़ोन आने शुरू हो गए हैं। आज सुबह उनका फ़ोन है कि सर मेरा जो काम नहीं बन रहा था आज मेरा काम बन गया। इतना फास्ट? इतना फास्ट। आप देखो ना कि भगवान तो करने वाला कौन है? मैं नहीं करने वाला हूँ, करने वाला ऊपर वाला है। मैंने तो सिर्फ जो मैंने अपनी लाइफ में किया वो मैंने उनको जाके बता दिया कि ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। मैंने आज एस्ट्रोलॉजी वास्तु सीखने में 50 लाख से ज़्यादा रुपए खर्च कर दिए, पूरे दिन रातों की नींदें उड़ा दी, और जो फिर मैंने इसको अपने ऊपर लागू किया। मैं आज, मेरे पास ऐसा कोई चमत्कार नहीं है। चमत्कार तब होने लग जाते हैं जब आप उन चीज़ों को फॉलो करना शुरू करना। ओके। तो सर मतलब
आपके हाथ में रोलेक्स की घड़ी है, अगर मुझे अपने हाथ में रोलेक्स की घड़ी चाहिए तो मैं क्या करूँ? देखिए सिंपल सा डिज़ायर फुलफिलमेंट आपने अक्सर देखा होगा कि मल्टी लेवल कंपनी वालों को, मल्टीनेशनल कंपनी वालों को या कोचिंग सेंटर जो ट्रेनिंग देते हैं। अभी इंडिया में एक सर बहुत सारा बिजनेस, कोचिंग का बिजनेस बहुत अच्छा शुरू हो गया है, पॉडकास्ट का बिजनेस बहुत अच्छा शुरू हो गया। आप देखो लोग अक्सर बोलते हैं कि आपको जो भी चीज़ चाहिए, चाहे आपको रोलेक्स की घड़ी चाहिए, आपको मर्सिडीज की गाड़ी चाहिए 2 करोड़ की, तो बोलते हैं कि एक विजन बोर्ड बनाओ और अपने घर पे लगा दो। तो मैं बोलता हूँ कि ये एक अधूरा सच है। आपने सीक्रेट मूवी भी देखी होगी कि आपको जो चाहिए आप वहाँ पे जाना शुरू कर दो, तो वो अभी तक फिर सभी लोग कर देते ना, फिर क्यों नहीं हुआ? अभी भी लोग क्यों? बट बहुत बड़े बड़े कोच इंडिया के अंदर हैं जो पैसा बनाने की बात करते हैं, जो अमीर बनाने की बात करते हैं। तो मैं बताऊंगा कि मैंने इस पे भी काम किया। इस पे मुझे पता लगा कि विजन बोर्ड लगाने की भी एक दिशा होती है। अच्छा, इसकी भी दिशा? इसकी एक दिशा होती है कि आप अपना विजन बोर्ड बनाओ और मैनिफेस्ट बैठ के आपको कहाँ करना है। विजन बोर्ड लगाने की दिशा अलग है और मैनिफेस्ट करने की दिशा अलग है। कि यदि आप विजन बोर्ड लगाते हैं और आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपकी मैनिफेस्ट करने की दिशा अलग है, और यदि आप ऐसा वहाँ पे सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा 21 दिन बैठ के ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं, तो चीज़ें आपकी लाइफ में होना, उसकी वाइब्रेशन आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाती है। मैं आपको ये तो कह रहा हूँ कि लोगों ने इस पे काम तो किया, इसे बताया तो सही, साइंस को पढ़ा तो सही, लेकिन उसको आधा अधूरा पढ़ा के छोड़ दिया। तो मैंने इसको बस मैंने इतना ही किया कि मैंने उसे आधा अधूरा छोड़ा नहीं, मैंने उस पर पूरा काम किया और पूरा रिसर्च किया और सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई किया। आज जितने भी लोग इस पे कोचेस पे काम करते हैं वो इस बिजनेस से उन्होंने लाखों रुपए कमाए होंगे। मैंने इस बिजनेस में अभी शुरू किया है पिछले 6 महीने से। मैं आप देखो मेरा यूट्यूब चैनल देख लोगे, अभी पिछले 6 महीने से मैंने हार्डली शुरू किया होगा कमर्शियल मैंने सलाह देना। उससे फिर जितने भी काम है मैंने अपने ऊपर शुरू किए। मैंने 100 लोगों के ऊपर काम किया एज ए ट्रायल कि ये लोग एक्चुअल में काम कर रहे कि नहीं कर रहे। तो देखा कि उनके इतने अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो गए, उन्हें इतना अच्छा काम आना शुरू हो गया कि देखते देखते तो उनकी समस्याएं सॉल्व हो गई हैं, समस्याएं उनकी समस्याओं से बाहर आ गई हैं। तो मुझे लोगों ने मुझे मजबूर किया कि आप इस फील्ड में आइए, इस कंसल्टेंसी देना शुरू कीजिए और आप ये आइए। जबकि मैं आज भी एक बिल्डर के रूप में काम कर रहा हूँ। तो सर ये जो मैनिफेस्टेशन की आपने दिशा कही, ये कौन सी दिशा होनी चाहिए? ये सबकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। अच्छा, सबके लिए अलग अलग, सबकी अलग अलग दिशा होती है। ओके। तो सर मैं, क्योंकि यहाँ पे तो मैं ही हूँ, तो मैं अपना डेट ऑफ बर्थ बता दूँ? आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, उसके अलावा मुझे आपका समय भी चाहिए, आपका टाइम ऑफ प्लेस, बर्थ ऑफ प्लेस भी चाहिए। तीनों चीजों से आपका एक हॉरोस्कोप का चार्ट बनेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे हॉरोस्कोप में 12 हाउसेस होते हैं, 12 राशि होती हैं और जोन 16 होते हैं। वो जोन ऐसे हैं जो एक दूसरे में मर्ज होते हैं। तो 12 राशियों को 16 जोन में कन्वर्ट किया गया। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ जितना भी वास्तु के ऊपर अभी काम हुआ है, लोगों ने फिर बहुत पैसा कमाया है, यहाँ लोगों ने बहुत नेम एंड फेम कमाया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी तक मैंने जो नेम एंड फेम कमाया वो अपने ही बिजनेस से कमाया है, लेकिन पिछले 6 महीने में मुझे आप लोगों का जो प्यार मिला है मैं उसके लिए अभिभूत हूँ और मैं ऊपर वाले का और आप सब लोगों का तहे दिल से इस बात का शुक्रिया अदा भी करता हूँ। जी सर, आपका एक्चुअली सोशल मीडिया पे फॉलोइंग भी काफ़ी ज़्यादा है। मैंने जितने कमेंट्स भी मैं पढ़ रहा था आपके चैनल पे जो थे, जो आपने दूसरे पॉडकास्ट किए वहाँ पे भी, तो लोगों को बहुत ज़्यादा लगाव है अब आपसे, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि यही एक आचार्य जी है जो हमें अमीर बना सकते हैं। तो सर मैं फिर से आपको पैसों वाले टॉपिक पे ही लेके आऊँगा। हमने कुछ टाइम पहले लक्ष्मी देवी के ऊपर एक पॉडकास्ट किया था जिसमें हमने लक्ष्मी देवी का एक स्पिरिचुअल मीनिंग जाना। बट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अगर कोई इंसान है, कोई जनरल, उसके लिए रेमेडीज हो सकती है जिससे वो लक्ष्मी देवी को अपने पास में अट्रैक्ट कर सके? हाँ, तो मैं बिल्कुल आपको ये तो कह रहा हूँ कि लक्ष्मी जी का काम ही है कि आपको पैसा देना। यदि आज मैं पैसे की बात करता हूँ तो ऐसा नहीं है कि आरबी से नोट छाप के मैं किसी को देने वाला हूँ। पैसा ब्रह्मांड में ही है, पैसा इसी यूनिवर्स में ही है, लेकिन वो पैसा कहाँ रुकेगा और किसके पास आएगा, तो ये आपको देखना है कि पैसे को आपको अटेंड कैसे करना है। पैसा कैसे आता है, आता कैसे है? पैसा अपॉर्चुनिटी से आता है। पैसा क्या आता है? जब आप कोई काम करें तो काम आपकी फेवर में होने लग जाए। तो पैसा तब आता है जब गवर्नमेंट के कोई अधिकारी आपके पीछे ना पड़े। इन चीज़ें की जैसे आपको मैंने भी देखा, कुछ मैं बड़े बड़े लोगों के घर में भी वास्तु कर आया हूँ, दिल्ली में कराया मैंने, कि उनके CCTV कैमरे तक गलत लगे हुए थे। वो कह रहे थे कि हमारे पीछे रोज़ हमें इनकम टैक्स के या CB के या इनके छापे पड़ रहे हैं। तो हमने इतने सारे वास्तु लोगों को दिखा दिया, लेकिन किसी ने क्या आपको बताया कि CCTV कैमरे कहाँ लगे होने चाहिए? अच्छा। हाँ, तो मैंने उनके जाके CCTV कैमरे अभी जाके उतार के कहीं और लगवाए हैं। तो ऐसे 3 जोन हमारे होते हैं जो अच्छे जोन नहीं होते हैं, वहाँ पे CCTV कैमरा नहीं होने चाहिए। और वास्तु का भी एक वास्तु होता है। वास्तु शुरू होने से पहले वास्तु और वास्तु होने के बाद वास्तु। तो एक नई टेक्निक है, तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाहूँगा। अक्सर लोग सिर्फ प्लानिंग का वास्तु करते हैं, और लोग प्लानिंग का वास्तु भी लोग क्या बोलते हैं, किसी भी आर्किटेक्ट को बोल देते हैं कि तो अपने हिसाब से वास्तु का नक्शा बना दो। जबकि मैं बोलता हूँ कि घर शुरू करने से पहले भी वास्तु होना चाहिए। मतलब जो लैंड आपके पास है, जो ज़मीन आपके पास
पास है उसको एक्टिवेट किया हो जाना चाहिए। भी जो लैंड है हो सकता है पता नहीं उस पर कोई मरा हो, कोई किसी ने कोई टोना टोटका किया हो, कोई चीज़ ज़मीन में दबाई हो, किसी का मर्डर वहाँ पे हुआ हो, क्या मालूम नहीं क्या है। तो पहले सबसे पहले उसे हम भूमि विन्यास कहते हैं। ओके। कि आपको किसी भी लैंड को प्रोजेक्ट को शुरू कर रहे हैं तो पहले उसका भूमि विन्यास कीजिए, फिर जो प्लानिंग का वास्तु कीजिए, उसके बाद इंटीरियर वास्तु कीजिए। जितने भी आपने आर्टिफैक्ट लगा रखे हैं या शोपीस हैं, हर दिशा का एक कलर होता है, कौन सी दिशा में कौन से पर्दे लगने चाहिए, आर्टिफैक्ट लगने चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग, बच्चों का रूम कहाँ होना चाहिए, आपका रूम कहाँ होना चाहिए। आज की डेट के कितने भी इंटीरियर डिजाइनर्स हैं या आर्किटेक्ट्स हैं वो बोल देते हैं कि साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए। और यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 9 नंबर ज़्यादा है या आपकी 12 नंबर राशि में मंगल बैठा हुआ है या साउथ 12 नंबर भाव में मंगल बैठा हुआ है तो आपका किचन साउथ ईस्ट में ना होकर नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। तो आपको चेक करना चाहिए कि अभी मैं उड़ीसा में एक वास्तु कर आया था तो उनका साउथ ईस्ट में किचन था और उनके 12वें भाव में मंगल थी, तो मैंने उनका किचन उठाया साउथ ईस्ट से उठाकर नॉर्थ वेस्ट में शिफ्ट करवाया। तो ऐसा नहीं है कि मैं यदि नहीं हो पाता तो उसके भी कारण है, तो हम साउथ ईस्ट में की बजाय नॉर्थ वेस्ट में भी एक वर्चुअल फायर आती है वो भी मैं एक्टिवेट करवा सकते हैं। यदि ऐसा पॉसिबल है फिर तो हम करते हैं, यदि ऐसा पॉसिबल नहीं है तो मैं वास्तु भी बिना तोड़ फोड़ के करता हूँ। ओके। उसमें कोई भी मैं एक दिन का भी नहीं लाता हूँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल है तो हम करते हैं और ऐसा पॉसिबल नहीं है तो हम उसको बिना तोड़ फोड़ के भी कर सकते हैं। सर वर्चुअल फायर की आपने बात की, ये क्या होता है एग्जैक्टली? वर्चुअल फायर एक्चुअली में ये सब जो चीज़ें हैं ये चाइना ने डेवलप की हैं। अच्छा। जैसे एक्वारियम है। हाँ। एक्वारियम क्या है कि एक्वारियम क्या होता है, एक्वारियम में मछलियाँ पाली जाती हैं। तो अभी आपने पूछा, मैं वर्चुअल फायर से पहले एक्वेरियम को लेना चाहूँगा। थोड़ा सा मेरा इंग्लिश, मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ तो कोई इशू नहीं है। प्रोनाउंसिएशन कई बार कुछ चीज़ों के ठीक भी नहीं हो सकते। तो एक्वेरियम क्या है, जो राहु है, राहु उच्च का किन राशि में होता है। अक्सर मैंने देखा है जितने भी वास्तु एक्सपर्ट्स हैं वो बोल देते हैं कि आप नॉर्थ में लगा लो, नॉर्थ ईस्ट में लगा लो या ईस्ट में लगा लो। तो ये तीनों वाटर एलिमेंट हैं। इन तीनों में कहीं पे भी आप एक्वेरियम लगा लो या वेस्ट में लगा लो। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो एक्वेरियम है वो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ में लगता है। और नॉर्थ में क्यों लगता है उसके पीछे का भी आप कारण सुन लीजिए। क्योंकि जो राहु है, मछली है वो राहु होती है और राहु है वो 3 नंबर राशि में और 6 नंबर राशि में उच्च का होता है। अब 3 नंबर राशि मिथुन, 6 नंबर राशि कन्या, इन तीनों का स्वामी कौन है, बुध, मरकरी। और मरकरी की दिशा कौन सी है, नॉर्थ। तो ये चाइना वालों ने इसके ऊपर काम किया। तो एक्वेरियम को, हर आदमी को मछली को दाना डालना, समुद्र में कहाँ जाएगा वो, कहाँ वो नहर के पास जाएगा। तो उन्होंने कहा, बोला कि आप मछली लाओ घर पे और एक्वेरियम में लाओ, उसमें आप रोज मछली को दाना दो और आपका राहु उच्च का हो जाएगा। तो एक्वेरियम, तो ऐसी वर्चुअल फायर होती है। जैसे आपने बोला कि किचन है आपकी गलत बन गई है, रॉन्ग साइड में बन गई है, तो एक वर्चुअल फायर एक डेवलपमेंट किया है, इसके बहुत सारा काम हुआ है। तो इसको, ये जो वर्चुअल फायर इक्विपमेंट हमने डेवलप किए हैं, इसको यदि हम नॉर्थ वेस्ट में या साउथ ईस्ट में, वो बहुत सारे लोगों की किचन नॉर्थ ईस्ट में होती है तो हम साउथ ईस्ट में लगा देते हैं, या साउथ ईस्ट में है वहाँ पे नहीं होनी चाहिए तो नॉर्थ वेस्ट में लगा देते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं। चाहे आप देखिए कि 7 घोड़ों की फोटोएं हैं, या सूर्य 7 घोड़ों वाले हैं, या ईगल है, या हाई राइज बिल्डिंग है, हाफ मून है। देयर आर हज़ारों आर्टिफैक्ट्स मेरे पास ऑफिस में पड़े हैं, मालवीय नगर के शोरूम में हैं। आप आइए और आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिफैक्ट्स कहाँ लगेंगे, और फिर आप फ़ायदा दिखेगा, लाइफ आपकी होगी, आर्टिफैक्ट्स आपके होंगी और आनंद भी आपको आएगा। राइट। सो इनफैक्ट मैं खुद बहुत ज़्यादा शौक था जब आपने कहा कि ये जो एनीमे कहते हैं इन्हें, बट मतलब टॉयज बोल लीजिए, आपने कहा कि इनकी भी एक जगह होती है रखने के लिए। तो ऐसा क्यों है, हर आर्टिफैक्ट की एक अलग अलग जगह है? देखो, मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे 16 जोन है। हाँ। और वहाँ पे 45 देवी देवता हैं। तो जैसे या आपने बोल रहा है टॉयस है, एक्चुअली में हमारे यहाँ पे एक जोन होता है ESE, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट। यह जोन चरनी का जोन है, यह जोन सोचने का जोन है, यह जोन थॉट्स का जोन है। यदि यह जोन खराब हो जाए तो आदमी को किडनी की समस्या हो जाती है और ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाता है। आदमी सोचता ही रहता है लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं कर पाता है। वहाँ पे कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट्स हैं जिनकी हर जोन के 10 से 15 आर्टिफैक्ट्स करीब हैं। उसकी एक लिस्ट बनी है मेरे पास। मैंने जितने भी पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, चाइना में, इंडोनेशिया में भी इस वास्तु पर बहुत सारा काम हुआ है। अच्छा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडोनेशिया एक मुस्लिम कंट्री है और जबकि वहाँ पे भगवान राम की पूजा होती है, और वहाँ पे जो रामलीला होती है वो इतनी शानदार होती है, इतनी अच्छी रामलीला इंडिया में भी नहीं होती है। जबकि वहाँ पे मुस्लिम लोग इंडिया के जो राम का किरदार निभाते हैं और इतना वो मानते हैं। जबकि आप उनसे जाके बात करेंगे तो बोलेंगे कि आप ऐसा क्यों करते हैं, तो बोले कि हमारी पूर्वज ये थे, तो हम इनको नहीं मानेंगे। आज उनके नोट्स में भगवान राम की, गणेश जी की फ़ोटो आपको देखने को मिल जाएगी। तो इंडोनेशिया में इसके ऊपर बहुत सारा काम हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो शास्त्र थे वो समय पहले चोरी हो गए थे। हाँ।
तो आज की डेट में 7 चक्रा, मैं एक फ्रांस का एक बहुत बड़ा मोटिवेटर है, जो वर्ल्ड का सबसे महंगा आज का जो स्पीच कोचिंग पे काम करता है। जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने वो एक सेशन के 7 लाख रुपए लेते हैं 2 दिन के। बाप रे। तो मैं उनसे जाके इंडोनेशिया में जाके मिला, उनसे मैंने वो सेशन पे बात किया, तो दो देखा कि वो तो 7 चक्रा पे पढ़ा रहे हैं। तो मैंने बोला मैं तो जाके आई वाज रियली शॉक्ड कि ये तो 7 चक्रा तो इंडिया की थेरेपी है, इंडिया की ये 7 लाख रुपए देकर मैं फ्रांस में आया हूँ, जबकि 7 चक्रा तो भारत का ही शास्त्र है। जबकि वो मुझे उसने बताया कि जो आपका 7 चक्रा है ये रूल बाय राहु, और आई वाज लाफिंग। मैं लाफिंग इसलिए नहीं हो रहा था कि मैं ये मुझे सोच रहा था कि हम तो बुद्धू बन गए ना, कि हमारे ही शास्त्र और हमें ही 7 लाख रुपए लेके ये फ्रांस वाले हमें ही पढ़ा रहे हैं कि आपका 7वें चक्कर का जो मालिक है वो राहु है, और इसका देवता ये है, इसकी देवता लक्ष्मी जी हैं, इसके देवता ये हैं, आपको इसकी पूजा करनी चाहिए। आई वाज शॉक्ड कि हमारे ही शास्त्र पढ़ के ये लोग आज अरबों खरबों रुपए कमा रहे हैं, और जबकि हम लोग ये सोचते हैं कि कौन सा विदेश में क्या ये एस्ट्रोलॉजी सब लोग मानते हैं क्या। आप मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि यूएसए वाले मानते हैं क्या। मैं आपको बताता हूँ टैरो कार्ड, ये कहाँ की एस्ट्रोलॉजी है, ये भी इंडिया के ही। अच्छा, टैरो कार्ड भी इंडिया का ही है? टैरो कार्ड इंडिया के एस्ट्रोलॉजी से पढ़कर उन लोगों उसकी फोटो अलग बना दी। आप जो मान लीजिए बुद्धा हैं, जो लाफिंग बुद्धा हैं, या बुद्धा, ये क्या है, उसका पेट कितना बड़ा हुआ है। तो इंडिया में कैसे कौन से देवता जिसका पेट बड़ा हुआ है? गणेश जी, कुबेर जी। तो उन्होंने उसकी शेप चेंज कर दी। अच्छा। तो ये पैसा कौन देता है? पैसा बुद्ध देता है, पैसा कुबेर जी देते हैं। उन्होंने उसका पेट बढ़ा दिया, उसको बोल दिया कि आप कुबेर जी को या लाफिंग बुद्धा को, ये बुद्धा को नॉर्थ में रखिए। तो मैं बोलता हूँ कि गणेश जी को रखिए ना नॉर्थ में, कुबेर जी को रखिए ना नॉर्थ में, पैसा आएगा ना। तो मैं कहने का मतलब उन्होंने देवताओं की फोटो या चीजें चेंज कर दी। टैरो कार्ड है, जो स्विच वर्ड्स हैं, जितने भी आपको देखो ना आज आपके पूरे कितना प्रचार हो गया। मैं कहता हूँ क्यों स्विच वर्ड्स यूज करने हैं, हमारी इंडिया की खुद के ऐसे मंत्र है ना, आप उन्हें यूज कीजिए, आप उन्हें लिखिए ना अपनी बाजू पे। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा मंत्र आपको अपनी बाजू पे लिखना है, ये आप लिखिए, आपको स्विच वर्ड लिखने की जरूरत ही नहीं है। हर नंबर का, हर ऑब्जेक्ट का एक चीजें हैं, हर चीजें एक चीजें हैं। आप इंडिया की, भारत की संस्कृति को यूज कीजिए। क्यों हम भारत की संस्कृति को यूज कर रहे हैं? आज जिसको क्वेश्चन का आंसर लेना है वो टैरो कार्ड से ले रहा है, पत्ते से खोल रहे हैं और बोलते हैं कि पत्ते खोल के बता रहे हैं कि ये ऐसे है। मैं किसी भी संस्कृति का विरोध नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बात को सुनिए। मैं कहता हूँ कि हम भारत के लोग हैं, हमें भारत की संस्कृति का यूज क्यों नहीं किया जाना चाहिए। आप प्रश्न कुंडली से उसका आंसर लिए ना, मैं आपको प्रश्न कुंडली से बता दूंगा कि आप जा रहे हैं, आपका काम होगा कि नहीं होगा, सामने वाला कौन से कपड़े पहन कर बैठे होगा, सामने वालों से आपकी मीटिंग होगी कि नहीं होगी। और आप इस वक्त, आप जैसे ही मेरे पास बात करते हैं, मैं आपको ये बता दूंगी अभी आपने कौन से रंग के कपड़े पहने होंगे, आप इस वक्त क्या खा रहे होंगे, आप इस वक्त क्या सोच रहे होंगे। ये हमारी खुद की इस एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ लिखा हुआ है, हमें बाहर जाने की कहाँ जरूरत है। मेरे कहने का मतलब है कि भारत का शास्त्र, भारत के ऋषियों को इतना जो मान सम्मान मिलना चाहिए था। आज देखो ना कि आज भारत सरकार ने किसी भी एस्ट्रोलॉजर को, किसी भी इन चीज़ों के ऊपर काम किया, हर डिपार्टमेंट के ऊपर काम हुआ है, लेकिन क्या एस्ट्रोलॉजी या वास्तु एक्सपर्ट को बुलाकर भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया है? कभी नहीं दिया गया। क्या इस पे कभी काम हुआ है? या ऐसा बोला है कि आप इस स्टेट के मंत्री हैं या इस चीज़ के काम है, इनको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, इस पे काम ही नहीं। जिस तरीके से 10 साल पहले, मैं आज आपका पॉडकास्ट से बता के जा रहा हूँ, जैसे ही आज से 10 साल पहले इंडिया में स्पोर्ट्स के ऊपर काम नहीं होता था। होता था काम क्या? कभी नहीं। तो आज देखो, पहले इंडियन के खिलाड़ी इतने बड़े खिलाड़ी नहीं होते थे, वो जाते थे और एक सिर्फ अटेंड करके वापस आ जाते थे। तो पिछले 10 सालों में इंडिया के स्पोर्ट्स के ऊपर काम होना शुरू किया है। तो आज मैं आपके पॉडकास्ट से आपको बता के जा रहा हूँ कि आज का टाइम, ये जो क्रांति है, ये आचार्य लव भूषण के द्वारा शुरू की गई है, और ये क्रांति पूरे वर्ल्ड में फैलेगी, पूरे भारत में फैलेगी, और ये भारतीय संस्कृति का नाम पूरे भारत में होगा, और ये भारत से शुरू होगा, और यही भारत की संस्कृति को हम पूरे वर्ल्ड में लेकर जाएंगे, और ये बताएंगे कि ये भारत की संस्कृति है। इसको सबसे पहले हमें फॉलो करना चाहिए। और भारत जिस प्रकार से आज योग गुरु बना हुआ है, आज भारत की संस्कृति को सब लोग फॉलो करते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस समय यूक्रेन का युद्ध हुआ था, तो भारत के पत्रकार वहाँ पर गए थे उनसे पता करने के लिए। तो उन्होंने यूक्रेन के पत्रकारों ने, यूक्रेन के जो सैनिक थे, उन्होंने अपने गले में से माला निकाल कर दिखाई थी हम इंडियन के पत्रकारों को, और ये कहा था कि हम भी वो मंत्र फॉलो करते हैं जो आप लोग फॉलो करते हैं, और हम इंडिया वाले बोलते हैं कि इस विद्या में पढ़ा क्या हुआ है। जबकि मेरी एक बहुत सारी पॉडकास्ट ऐसी विद्या हैं जो हमारे ही लोग हमें ऐसे गंदे गंदे कमेंट करते हैं, जो ये कहते हैं ये हमें अमीर बना देगा क्या, ये ऐसे कर देगा क्या। मैं बोलता हूँ दोस्तों, आपने क्या उसको अभी पहले समझा है क्या? आपने पहले उसको, ये चमत्कार नहीं है, आप उसको रियल रूल को फॉलो करेंगे तो आपके साथ चमत्कार होने लग जाएंगे। मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, कि आपने सोचा कि डॉक्टर ऑपरेशन करता है हार्ट का, क्या आप कर देंगे? कभी नहीं सर। कैसे पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? क्या ये चमत्कार है?
नहीं है ना चमत्कार। बिल्कुल ये एक नहीं है। पढ़ाई है, एक स्टडी है, हम्म, जिसमें हार्ट के पूरा का पूरा हार्ट आपको चिरा गया, पैरों की नाड़ी से नस निकाल के वो नर्व आपकी चेंज कर दी गई और फिर उसको पूरा सील दिया गया। कैसे एक आदमी का हार्ट दूसरे हार्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो क्या ये चमत्कार से कम है क्या? लेकिन ये चमत्कार नहीं है दोस्तों, ये एक साइंस है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं किसी को अमीर नहीं बना रहा हूँ, अमीर ऊपर वाला बना रहा है। आपको सिर्फ वो चीज़ें फॉलो करनी है जो आपकी कुंडली में आपको बताई गई हैं। यदि आप उनको चीज़ को फॉलो कर देते हैं तो जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं, आप बात को सुनिए, इसको हम प्रायश्चित कर्म बोलते हैं। हाँ, जो हमारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए हैं या हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए हैं और हमें भोगना पड़ रहा है। क्यों ऐसा होता है कि एक आदमी बच्चा जन्म लेता है और बच्चा जन्म लेने के साथ ही उसके साथ में चीज़ें खराब होना शुरू हो जाती है? और क्यों एक बच्चा मुकेश अंबानी के घर पर जन्म लेता है? आप बताइए ना, ऐसा क्यों? कोई एक बच्चा चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ और क्यों एक बच्चा गरीब के घर में पैदा हुआ, जो बाद में आईएएस बना, जो बाद में बहुत अमीर बना, और जो पहले से अमीर बना वो बाद में गरीब बन गया। तो मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, मैं आपको इतना बताता हूँ कि यदि हमने जानने अनजाने में पूर्व जन्म में या इस जन्म में या हमारे पूर्वजों द्वारा कोई गलत कर्म हो गए तो उसका प्रायश्चित करने का भी हमें मौका दिया जाता है। और यदि हम उनको मौके को बना लेते हैं, यदि हम वो प्रायश्चित कर लेते हैं, तो जिस प्रकार से आपको एक घर चाहिए जो 50 लाख रुपए का है, लेकिन आपकी जेब में कितने रुपए हैं? 5 लाख रुपए हैं, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? 90 लाख रुपए का मैं आपको होम लोन दे दूंगी। तो उसी प्रकार से भगवान हमें बोलता है कि तेरे को तेरे कर्म तो भुगतने पड़ेंगे, लेकिन यदि तू मेरे पास आ गया तो मैं ये तो जो पापों का काम है इसको मैं टुकड़ों में कर दूंगा। जो तेरे को एकदम से भुगतने पड़ रहे हैं उसको मैं 20 सालों में कन्वर्ट कर दूंगा। तो धीरे धीरे आप भुगते हो, तो सुख आ रहे हैं, दुख थोड़े थोड़े आ रहे हैं, तो आपको वो दुख पता नहीं लगते हैं। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप आगे अब आपके दुख खत्म होके, दुख आपको भुगतने पड़ेंगे, लेकिन वो किस्तों में भुगतने पड़ेंगे यदि आपने इस सिस्टम को फॉलो कर लिया। सर, ये मैं बहुत बार देखता हूँ कि जब भी कोई एस्ट्रोलॉजर आता है हमारे शो पे भी, या आपने भी जो दूसरे पॉडकास्ट किए उनके भी मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो बहुत लोग होते हैं वो थोड़े मतलब डाउट में होते हैं या बिलीव ही नहीं करना चाहते इस चीज़ में। तो उनके लिए तो यूजुअली हम क्या करते हैं कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर आए तो हम उनसे पूछते हैं कि केस स्टडीज़ बताइए, आपने किन लोगों के साथ काम किया, उनके साथ में क्या अच्छा हुआ। बट आपसे तो मुझे केस स्टडी पूछने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने खुद के ऊपर ही पहले काम किया। आपने पहले खुद को करोड़पति बनाया, खुद को अमीर बनाया, और फिर आप उसके बाद में आपने लोगों की हेल्प करना स्टार्ट किया। तो सर, आपने मंत्रों की बात की थी, कोई ऐसे मंत्र होते हैं, टोटके होते हैं जो पढ़ने से या बोलने से एक आदमी अमीर बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। यदि आप मंत्र नहीं पढ़ सकते तो आप आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग मैं आपको एक ऐसा मंत्र दे दूंगा जो आपको पानी के गिलास में लिख लो, आप अपनी बाजू पे लिख लो। एक ऐसा आपको देवता बताऊंगा जो अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा लो, जैसे मैंने अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे लगा रखा है। आपको मैं ऐसी चीज़ें बता दूंगा जो आप अपनी बॉडी को टच कर लो। राहु का जब काल आया था तब देवता ने ये बोला था कि जब राहु का काल, अब किसका काल है? दानवों का टाइम है। ये अब देवताओं का टाइम नहीं है। तो दानव कितने हैं? 12 हैं, और देवता कितने हैं? 33 हैं, जो मतलब कोटि के देवता हैं। तब उन्होंने ये बोला था कि हम इतने काम नहीं करेंगे। तो देवताओं ने उसके पहले ही ये बता दिया था कि हमें सर्वाइव करना है किसके काल में आके? कल युग में आकर। तो यदि हमें देवताओं को सर्वाइव करना है तो हमें रेमेडीज को उसी प्रकार से लेके जाना पड़ेगा ताकि हमारा भी वर्चुअस वर्चस्व उस कलयुग में बना रहे। तो अभी आपको मैं बताना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, ऐसे बहुत सारे उपाय ऐसे इसमें काम हो रहा है। जैसे आप देखो जिस प्रकार से आज के ऑपरेशन बिना चीर-फाड़ के होने लगे हैं। बहुत सारे ऑपरेशन ऐसे हैं ना तो ऐसे आज की डेट में दोस्तों बहुत सारे उपाय ऐसे भी हैं इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। करना तो पड़ेगा यदि आपको आगे बढ़ना है, भोगना तो पड़ेगा, लेकिन भोगने के तरीके भी बहुत ईजी और बहुत आसान होंगे। तो दानव क्या है? उन्हें मनाना आता है और जल्दी मान भी जाते हैं और जल्दी रूठ भी जाते हैं। ओके। तो सर, कोई मंत्र है जो आप बता सकते हो जो लोग यूज करें, मतलब विदाउट उनके डेट ऑफ बर्थ को जाने, कोई जनरल मंत्र? देखो जनरल मंत्र तो आप यूट्यूब पे देखो ना, कितने लोग बांट रहे हैं, आज अमीर बनाने के मंत्र बांट रहे हैं। तो मैं आपको जनरल मंत्र नहीं बताऊंगा। अब मेरी बात सुनिए, आप देखिए लक्ष्मी जी का मंत्र है, ओम कमला में प्रसाद में, आप बांट लीजिए। यदि आपको मेरे पास में तो मैं आपको डेट ऑफ बर्थ से आपको मंत्र बताऊंगा। और मैं आपको जान के भी हैरानी होगी, ज्योतिर्लिंग के 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं। हाँ। लोग 12 के 12 ज्योतिर्लिंग कर लेते हैं। यहाँ आज वो केदारनाथ जा रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि 12 राशियां होती हैं और 12 ज्योतिर्लिंग है दोस्तों। जो ये ज्योतिष है ये शिव जी गणेश जी के द्वारा लिखा गया है। और ये साउथ में ऐसी बहुत सारी हैं जहाँ पे अंगूठे के द्वारा भी आप उसको अपनी कुंडली चेक कर सकते हो। तो आदमी को कभी भी 12 ज्योतिर्लिंग में नहीं जाना चाहिए। अच्छा। इसमें से 3 ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं जो आदमी को लाइफ में नहीं करने चाहिए। नहीं करने चाहिए? नहीं करने चाहिए। जो आपको ज्योतिर्लिंग, किस ज्योतिर्लिंग में जाना है, सब आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग, आपकी सपनों के अकॉर्डिंग
आप उस ज्योतिर्लिंग पे जाइए। आपकी शादी नहीं हो रही तो ज्योतिर्लिंग अलग है, आपको पैसा अमीर बनना है तो ज्योतिर्लिंग अलग है, आपका कोई काम रुक रहा है तो उसका ज्योतिर्लिंग अलग है। अच्छा, तो आपको इस हिसाब से 9 ज्योतिर्लिंग ही अपनी लाइफ में करने चाहिए। तो सर जिसकी शादी नहीं हो रही कौन सा ज्योतिर्लिंग? उसका आपके डेट ऑफ बर्थ में 7वें हाउस में देखना पड़ेगा कि आपकी कौन-सी राशि अच्छा, बैठी है और उसका राशि का कौन-सा ज्योतिर्लिंग है। ओके। आप अपने बच्चे को वहाँ पे लेके जाइए। काम तो मैंने आपको बताया ना ऊपर वाले ने करना है, हाँ, मैंने तो आपको सिर्फ बताना है। हाँ। इसके ऊपर काम ही नहीं हुआ है। आपको कौन हुँ, से देवता को मानना चाहिए, कौन से पौधे को मानना चाहिए, कौन-सा फल-फ्रूट खाना चाहिए और कौन-सा नहीं खाना चाहिए। अभी मैं बताता हूँ, अभी मैं यहाँ पे कल किसी के पास बैठा था, वो आम खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन था। हुँ, उसको आम बहुत ज़्यादा भाते थे, तो जैसे ही मैंने उसका चार्ट खोला तो मैंने देखा कि मैंगो तो उसका सबसे अति मित्र फल है। हुँ, तो मैंने तो बोला कि आपको तो मैंगो खाना नहीं है। ही वाज़ शॉक्ड कि मैंने तो इतने बड़े-बड़े एस्ट्रोलॉजर को मुंबई में ऐसे महँगे-महँगे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो लाख-लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपए लेते हैं पढ़ने के लिए। हुँ, उसकी कुंडली पढ़ते हैं और 5 मिनट में उसको बता देते हैं कि तेरे को ये करना, तो ये नहीं करना। हुँ, तो मैं उसको मैंने शौक बताया और मैंने उसको गूगल किया। मैंने कहा गूगल कीजिए कि आपको आम खाना है कि नहीं खाना है? आपकी हुँ, डेट ऑफ बर्थ ये है। तो ही वाज़ शॉक्ड कि हमें लिखा होता है कि आम आपके लिए पूजनीय है। आम आपको खुद खाना नहीं है, आम आपको ब्राह्मणों को खिलाना है। अच्छा। और ये ऐसा भी बहुत सारे फल होते हैं जो हम दान कर देते हैं। तो हुँ, बोला कि कल से मेरे को मेरी डिज़ायर फुलफिलमेंट हो जाएगी तो हम आम दान कर दूँगा। मैं कहा हुँ, नहीं, अब आम आपको गरीब लोगों को नहीं खिलाना है, हुँ, क्योंकि आम आपका अति मित्र फल है। इसको आपको सिर्फ़ ब्राह्मणों को खिलाना है, ओके। इसको आपको अपने गेस्ट को खिलाना है, इसको दान नहीं करना। दान उन्हीं भावों के किए जाते हैं जो आपके शत्रु ग्रह बन के बैठे हुए हैं। हुँ, उनकी शत्रुता को कम करने के लिए दान किया जाता है। तो हमने किया कि हमने किसी भी चीज़ का लंगर लगा दिया, हमने किसी भी चीज़ का उठा के दान कर दिया। तो दान किसका करना है और किसका दान नहीं करना है, किस चीज़ को मंदिर में रखे आना है और किस चीज़ को गरीब लोगों में बाँटना है, तो ये हुँ, भी आपकी डेट ऑफ बर्थ देख के ही हम बता सकते हैं। ओके। सही है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। हाँ, अब जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी बंदे का फाइनेंस का काम है, हुँ, किसी बंदे का फल-फ्रूट्स का काम है, तो फल-फ्रूट किसका काम होता है? लोगों ने इस पे काम ही नहीं किया है कि जिसका ये आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, हुँ, आपको मालूम है कौन से ग्रह का काम है? ये बिल्कुल। राहु का काम है। अच्छा, क्यों ऐसा? क्योंकि राहु का काम है किसी भी काम को एक्सपेंड करना, राहु डिजिटल मार्केटिंग, राहु ये, और ये कौन से हाउस का काम है? 3rd हाउस का काम है। ओके। तो हर चीज़ के 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ग्रह और एक इसका हाउस। यदि मैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात करता हूँ, तो वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम मरकरी प्लैनेट द्वारा, उसका सिग्निफिकेंट प्लैनेट कौन है? मरकरी। हुँ, और उसका हाउस कौन सा है? 9th हाउस। और यदि मैं बात करूँ जो मल्टी स्टोर्स है, जैसे रिलायंस के स्टोर्स हैं हुँ, या किसी भी चीज़ के जो स्टोर्स हैं, उनका जो हाउस है 7th हाउस है। और ग्रोसरी का कोई भी काम है वो मून, चंद्रमा का और सूर्य का काम है। हुँ, केमिकल का काम है वो सूर्य का काम है। मेडिकल स्टोर का काम है वो चंद्रमा का काम है। और जितने भी तरीके के फार्मा का काम है वो सूर्य का काम है। तो हर चीज़ का एक भाव है, एक हाउस है। जो भी छोटी इंडस्ट्री है हुँ, वो छठे हाउस से देखी जाती है। और जो बड़ी इंडस्ट्री है, जितने भी बड़े-बड़े कारखाने लगे हुए हैं, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग या 500 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, वो 8वें घर से देखी जाती है। जितनी भी माइन्स हैं, हुँ, ये 8वें हाउस से देखी है। तो मेरे कहने का मतलब है, इस पे अभी तक काम ही नहीं हुआ। हुँ, या हम लोगों ने देखे, हम तो गए कि हम परेशान हैं, हमें 5 मिनट में एक उपाय बता दो, जो ठीक है ये कर दिया, काम हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, और हम अपने काम हम खुद भुगत रहे हैं। राइट। और हम फिर बाद में कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं करते, हम धक्के बहुत खा लिए। हुँ, हमने इसको दिखा दिया। मेरे पास आते हैं, लोग कहते हैं आपके मुंबई के जो जाने-माने एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनका नाम लेते हैं, दिल्ली के जाने-माने एस्ट्रोलॉजर उनका नाम लेते हैं, वास्तु एक्सपर्ट्स का नाम लेते हैं। लोग कहते हैं हमने लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इस पे बर्बाद कर दिए लेकिन हमें कुछ नहीं मिला नहीं है। हुँ, और मैं आपको बताता हूँ कि आप जब भी मेरे पास आते हैं तो मैं आपको आधा घंटे से लेकर 1 घंटा देता हूँ। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हुँ, 30 मिनट से लेके 1 घंटा देता हूँ और आपकी बात सुनता हूँ, आपके पास आपकी समस्याओं को सुन के फिर उसका एक मैं मन ही मन अपना एक चार्ट तैयार करता हूँ कि आपकी समस्या, आपकी इसकी रेमेडी क्या हो सकती है। हुँ, मेरी एक इंट्यूशन है, जिसमें एक मैंने आपको बताया था, एक मैंने वाक सिद्धि भी ले रखी है हाँ। काली माता से। तो से ये बता सकते हो आप क्या है? जैसे वाक सिद्धि, जैसे अभी क्या है, अभी सिद्धि सिद्धि क्या होती है? सिद्धियाँ 2 प्रकार की होती हैं। जैसे एक यहाँ पे एस्ट्रोलॉजर या कुछ लोग होंगे जो आपका नाम से लेके आपका नाम नंबर बता देते हैं। तो इसे काल सर्प अ, एक कर्ण पिशाचनी सिद्धि बोलते हैं। जो कर्ण पिशाचनी होती है, ये दानवों की सिद्धि है, हुँ, जो आपके कान में आकर पहले बता देती है कि ये किस समस्या से ग्रसित है, इसका नाम क्या है, इसकी जेब में नोट कितने तक का पड़ा है। हुँ, लेकिन वो किसी समस्या का हल नहीं करती। हुँ, तो ये आप सामने वाले को प्रभावित करना चाहते हैं, तो ये सिद्धि आप ले सकते हैं। एक कर्ण पिशाचनी सिद्धि है जिसके लिए आपको 6 महीने घर से बाहर भी जाना पड़ता है, और इसके लिए एक आपको पर्टिकुलर देवी-देवता या कोई आप कह लिए कि आपको एक
गुरु भी चाहिए। शायद बागेश्वर धाम जी के पास ठीक है, ये मैं सिद्धि किसी के लिए भी कोई बात नहीं करना चाहूँगा, ओके। ठीक है? जिसने ले रखी है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हम्म। काम कर रहा है। लेकिन मैं आपको इसी एक बात बताना चाहूँगा कि ये सिद्धि किसी की समस्या का हल नहीं करती है। ये आपको बता देती है कि सामने वाला क्या है, सामने वाले का बॉयफ्रेंड कितने है, सामने वाले के पति का नाम क्या है, चाहे वो कोई भी है। मैं सभी की इसमें बातें करता हूँ। लेकिन यदि वाक सिद्धि है, इसमें गंगा मैया के साथ में अर्धनग्न होकर आपको खड़ा होना पड़ता है, कितने ही हफ्ते, बहुत टाइम काली माता जी की पूजा करनी पड़ती है। और वाक सिद्धि का मतलब ये होता है, बहुत से लोगों के पास है, ऐसा नहीं कि मेरे पास है, बहुत से लोगों के पास है। यहाँ संख्या लोग ऐसे हैं, ऐसे बाबा जी हैं जिन्होंने वाक सिद्धि भी रखी, जा तेरा काम हो जाएगा, इतना कहने से काम होता है। तो यदि आपने ऐसा कोई काम करता है जिससे जिसका काम नहीं भी, जिसकी कुंडली भी साथ नहीं दे रही हो, तो वो काम भी होने लग जाए। वो सिद्धि मैंने भी ले रखी है। ओके, तो इससे आप लोगों की हेल्प कैसे करते हो? देखिए क्या होता है कि आपके मुंह से कोई बात निकल जाए कि जा तेरा काम हो जाना चाहिए। मैं कोई ये नहीं कहता कि मैं देवता हूँ या मैं कोई बाबा हूँ। लेकिन ये क्या है कि ये जब आप एस्ट्रोलॉजी या सीखते हैं तो ये किससे जुड़ा हुआ काम है? ये ऊपर वाले से जुड़ा हुआ काम है, ये भगवान से जुड़ा हुआ काम है। यदि आप इसमें खुद ही उतने इंडल्ज नहीं हो, यदि आप ये मानते हो कि मेरे को ये एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इसलिए करनी है कि मुझे पैसा कमाना है, मैं जितना पैसा कमाता हूँ उसका 10 से 20% पैसा गरीबों में बाँटता हूँ। आज मेरे पिताजी के नाम पे मैं एक हॉस्पिटल बना रहा हूँ, चैरिटेबल हॉस्पिटल। आप मुझे बताइए भी एक एस्ट्रोलॉजर ऐसा बताइए जिसने अपने नाम एक चैरिटेबल हॉस्पिटल बना रहा हूँ। मैं अपने पैसा एक पर्टिकुलर इनकम देवता के नाम पे निकालता हूँ। गरीब लड़कियों की शादी करता हूँ। तो क्योंकि गरीब लड़की क्या है? बुध है, मरकरी है। ओके। यदि आप एस्ट्रोलॉजी का काम करते हैं तो आपको मरकरी को हमेशा अपने साथ में रखना पड़ेगा। यदि गरीब लड़कियों की शादी, जिसका भी बुध 12वें घर में है, बुध 8वें घर में है, जहाँ पे बुध नीच का होता है, उन्हें गरीब लड़कियों को शादी करनी चाहिए। बहुत से लोग धर्मशालाएँ बनाते हैं। धर्मशालाएँ क्या है? गुरु ग्रह का उपाय है। जिसका भी गुरु 8वें घर में है, गुरु 12वें घर में है, उन्हें धर्मशालाएँ बनानी चाहिए। तो मैं ये कहता हूँ कि आपको जिस ग्रह का काम कर रहे हो, जिस चीज़ों का काम कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड आप अपना पैसे का कितना पैसा लोगों के लिए निकाल रहे हो और कितनी देर आप बैठ के पाठ पूजा करते हो, भगवान का नाम लेते हो और कौन सी ऐसी सिद्ध माला है जो हमने पहनी हुई है या नहीं की हुई है। मैं इस पे किसी के लिए कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं कह रहा हूँ जो जैसा काम करेगा, कर्म शनि जिसका काम है कर्म फल करना, कर्म का सिद्धांत करना, तो वो अपने आप जाने, उनका काम जाने। तो मैं कहता हूँ कि डराने वाली एस्ट्रोलॉजी नहीं करनी चाहिए। एक इंडिया का बहुत ही यंग वास्तु एक्सपर्ट है, मैं अब फिर नाम नहीं ले रहा, उसका मैंने बहुत सारी रील में मैंने आपको पता, मैं सभी को फॉलो करता हूँ। मुझे कि सीखने में मुझे कोई बुराई नहीं है। मुझे भी आज भी मैं कोई अच्छी टेक्निक आती है, तो मैं आज भी सीखता हूँ। मैं उसको फॉलो करता हूँ। मैं आज भी बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जिनकी क्लासेस अटेंड करता हूँ। मैं कर रहा हूँ। मुझे कोई इसमें छुपाने की कोई बात ही नहीं है। कोई कहे तो कहे कि आचार्य लवभूषण जी मेरे स्टूडेंट हैं। हाँ, मैं हूँ। मैं देख रहा हूँ ना कि आप क्या पढ़ा रहे हो। मुझे पढ़ना है आपसे, मुझे सीखना है कि हो सकता है कोई ऐसी चीज़, ऐसी टेक्निक मेरे पास नहीं हो। और मैं कभी किसी की क्लास में किसी को विरोध नहीं करता हूँ। मैं चुपचाप उसकी क्लास सुनता रहता हूँ। क्यों? कि मुझे देखना है। मेरे पास, मैं क्लाइंटों से सीखता हूँ। मैं जब मेरे पास रोज़ के 10 या 5 से 7 चार्ट मैं लेता हूँ। इससे ऊपर की चार्ट मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे 1 से डेढ़ घंटा किसी से बात करनी है, आधा पौना घंटा बात करनी है, तो 8 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं कर पाओगे। तो मैं उनसे भी सीखता हूँ कि इनके ऐसे कौन से योग है जो इन्होंने इनको अमीर बना दिया। अभी तक आप देखोगे कि इंडिया में एक आ गया सूर्य शनि, बहुत बड़ा पितृदोष है। मैं कहता हूँ आपकी कुंडली में चेक कर लीजिए, यदि आपकी कुंडली में सूर्य शनि है, तो आप बहुत बड़े गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं। आपको गवर्नमेंट से बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। आप डॉक्टर हो सकते हैं, आप गवर्नमेंट में एम्प्लॉई हो सकते हैं, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हाँ, ये पितृदोष है, जिसकी कुंडली में सूर्य शनि होगा उसके बाल जल्दी झड़ेंगे। जितने भी जिन लोगों के बाल कम हैं, वो अपनी कुंडली में उठा के देख लीजिएगा कि उनमें उनकी कुंडली में सूर्य शनि का योग होगा, या सूर्य शनि का योग बहुत ज़्यादा मजबूती से होगा या दूर होगा। जितनी में सास और बहुओं की नहीं बनती है, उनका चंद्र शुक्र का योग होगा। तो ये योग हैं, लेकिन ये योग कहीं न कहीं पैसा भी देते हैं और एक दूसरे से हटाते भी हैं। तो अभी हमें करना क्या है, हमें पैसा भी तो लेना है, लेकिन वो जहाँ से बैड इफ़ेक्ट दे रहे हैं, उनको ये बोलना, दोस्त चाहे हमें बैड इफ़ेक्ट भी देना बंद करो, हमारे साथ में वैसे चलो। तो उनको कैसे मनाना है, तो उनकी हमारे ही शास्त्रों में उनकी विद्या लिखी गई है। ओके, बट इसके ऊपर कोई काम नहीं करता, अभी कोई काम पढ़ता नहीं। मेरे कहने में हुआ है, मैंने मैंने घर से थोड़ा ना लेकर आया हूँ। मैंने भी तो शास्त्र यहीं से पढ़े हैं। ऐसी कौन सी पूजा, मैं महीने में 3 हवन करता हूँ, अमावस्या को, पूर्णिमा को और पुष्य नक्षत्र। हाँ सर, ये बात करते हैं क्योंकि हम पूजा के बारे में बात कर रहे थे। तो आप एक बहुत खास तरह की पूजा करते हो, आपने जैसे कहा हवन भी आप महीने के 3 करते हो। क्या है ये पूजा, क्या है ये हवन? तो मैं अभी आपको बताता हूँ, अभी जैसे मेरे पास कुछ लोग आते हैं एस्ट्रोलॉजी को लेकर, तो मैं उनको पहले 3 महीने में उनको एक ऐसी दवा देता हूँ। मैं बोलता हूँ कि जब आपका पहले ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन करने से पहले आपका शुगर ठीक होना चाहिए, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक होना चाहिए, बीपी ठीक होना चाहिए। तो मैं पहले 2-3 महीने के ऐसे उपाय बताता हूँ जो ग्रह आपके ठीक करते हैं। उसके बाद हम विशेष पूजा करते हैं। ये विशेष पूजा विशेष सामग्री से होती है। हर जातक का एक विशेष मंत्र है, उसकी डेट ऑफ बर्थ से हमें पता लगता है। ओके। हर जातक का एक विशेष देवता है। उस देवता को कैसे खुश करना है, कौन सा मंत्र यूज़ करना है और कौन सी
सामग्री यूज करनी है, यदि हम उस देवता से उस देवता का जो मैंने अपने लिए यूज किया, मैं महीने में 3 हवन करता हूँ, तो आपको ये हवन खुद करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैं बहुत अच्छी एक टेक्निक यूज कर रहा हूँ। अभी 1 से 2 महीनों में वो आपके सामने आ जाएगी, और ये भारत का सबसे पहला ऐसी यज्ञशाला होगी जहाँ पे इस पूर्ण विधि से आपको यज्ञ मिलेंगे, आपकी सामग्री मिलेगी, पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। और ओके। आप चाहें, आप खुद भी आ सकते हैं, और आप चाहें तो आप ऑनलाइन भी सेशन हवन अटेंड कर सकते हैं, वर्ल्ड में कहीं पे बैठे बैठाए। तो मैं इस ऐसी सामग्री, ऐसी कैंडल्स, आप देखो ना कैंडल रिचुअल्स आते हैं, हाँ। मैं ऐसी कैंडल्स डेवलप कर रहा हूँ जो अभी तक भारत में इसके ऊपर काम ही नहीं हुआ है। अच्छा। इस तरीके के रिचुअल डेवलप कर रहा हूँ, इस तरीके की जो गौ हमारी माता है, इसके ऊपर इतना गौमूत्र के क्या क्या यूज हो सकते हैं, उस गौ के जो गौ का जो पाथी बनती है उसके हमारी कुंडली में क्या यूज हो सकते हैं, कपूर के हमारी कुंडली में ऐसे ऐसे मैं प्रोडक्ट डेवलप कर रहा हूँ। अभी मेरे पूरी टीम लगी हुई है, करीब 100 से 150 आदमी लगे हैं जिस पे पूरा काम कर रहे हैं, R&D हो रहा है पूरा। पूरा का पूरा R&D हो रहा है कि मैं ऐसी धूप डेवलप कर रहा हूँ। हम्म, धूप अगरबत्ती, अभी हाँ। आप देखो, मैं अगरबत्ती के बारे में आपको बताना चाहूंगा। आज से आपने टीवी में बहुत सारी अगरबत्ती देखी होगी, तो लोग कभी अगरबत्ती खरीदते हुए ये नहीं देखते कि अगरबत्ती की जो स्टिक है वो बांस की बनी हुई कि चंदन की बनी हुई है। उससे भी फर्क पड़ता अरे है। 100% जो बांस की स्टिक है वो तभी लगती है जब किसी बंदे की डेथ हो जाती है, अच्छा। और आप अपने घर पे पूजा करते हो तो जो स्टिक है वो चंदन की होनी चाहिए। आप बताओ क्या इंडिया बेस पे कोई काम हुआ है? ऐसा आज तक आपको किसी ने बताया है? मैंने आपको बताया कि लकड़ी के बर्तन में खाना किसको खाना चाहिए, कैंडल लाइट डिनर किसको करना चाहिए। तो ये इसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, अगरबत्ती के ऊपर काम कर रहे हैं, धूप के ऊपर काम कर रहे हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है तो आपकी पूरा का पूरा एक पैकेट, ताकि किसी का आदमी को कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आए, वो बोले कि सब मेरा है, आपका ये बैग, आप इसको यूज करें। बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसको मुश्किल बना दिया गया है। राइट। तो मैं इस पे R&D कर रहा हूँ कि किस प्रकार से हमें हमारे देवी देवी देवता हमारी हेल्प करे, नेचर हमारी कैसे हेल्प करे, प्रकृति हमारी कैसे हेल्प करे, ग्रह हमारी कैसे हेल्प करे। ये जो ये चीज़ें, हम जाएं तो हाईवे हमें 120 की स्पीड का मिलना चाहिए, ना कि खड्डों वाला मिलना चाहिए। बिल्कुल। और मैं आपको बताता हूँ, जब हमें खड्डों वालों से 120 की स्पीड का हाईवे बनाना है, तो दोस्तों परिवर्तन जब भी होगा तो थोड़ी तकलीफें भी आएंगी, थोड़ी सी चैलेंज भी आएंगे, लेकिन जब हाईवे बनेगा तो उस पर आप बहुत अच्छे से चल पाओगे। आपको कुछ करना है तो कुछ चीज़ें आपको आपको त्यागनी भी पड़ेंगी। बिल्कुल। सर आपने कुछ देर पहले वो सिद्धि वाली जो बात कही थी, तो उसमें आपने कहा कि बहुत सारे जो बाबा लोग होते हैं वो कहते हैं कि जा तेरा काम हो जाएगा, और काम हो जाता है क्योंकि उनके पास में वो सिद्धि है। तो जो आपके पास में सिद्धि है उससे भी वैसा ही होता है? देखिए, मैं बहुत बड़ी बात अभी नहीं करूँगा, वो अभी बाबा, अभी मैंने अभी नया-नया अभी सिद्धि सिद्ध की है। तो बहुत सारे बाबा हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जिन्होंने एक्चुअल में अपने जीवन को समाज के लिए, भगवान के लिए त्याग दिया। चाहे वो किसी भी बाबा का नाम लिए बिना, यदि ऐसा किसी में शक्ति है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। ये वाक सिद्धि इतना काम करती है कि आप सोच भी नहीं सकते। ग्रह आपके मतलब की चीज़ें आपके, उन्होंने अपनी तपस्या से, उन्होंने अपने चीज़ों से, उन चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। ओके। ऐसा काम करती हैं। तो मैं ये इसलिए पूछ रहा था क्योंकि अभी हमारे 35,000 सब्सक्राइबर्स हैं। आप बोल दीजिए कि अगले साल तक 35 लाख हो जाएंगे तो हो जाएंगे शायद। तो बिल्कुल हो जाएँगे। मैं आपको इसमें आपको बात बताऊँगा कि ये एक ना, जो कोई भी चीज़ होती है, जब वाक सिद्धि होती है तो ये मन से अपने आप निकलती है। मैं बोलूँगा तेरे हो जाएँगे, मैं इसके लिए पैसे लेना शुरू कर दूँगा, तो वो काम नहीं होगा। आप करेक्ट। इस बात को सोचिए, ये चीज़ें ना इंट्यूशन से निकलती हैं। राइट। ये चीज़ें मन से निकलती हैं। जब चीज़ें मन से निकलेंगी, जब चीज़ें इंट्यूशन से निकलेंगी, तब ये काम होगा। लेकिन आपको 35,000 से 35 लाख तक पहुँचना है, 3.5 लाख तक पहुँचना है, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप अपना जो नेम है, उसकी स्पेलिंग में आपको क्या नंबर चेंज करना है। ओके। मैं ये बता सकता हूँ कि आप अपना जो पॉडकास्ट है वो कहाँ पे बैठ के करो, किस दिशा में बैठ के करो। मैं ये बता सकता हूँ कि आपने जो अभी ये पीछे आवारा मुसाफिर के नाम से लोगो लगा रखा है, ये किस दिशा में लगाओ। ओके। आप अपने किसी से डील कर रहे हो तो ये किस दिशा में बैठ के करो। इस छोटे से एक रूम में वो सब चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ से, कि आप ये बैठ के यहाँ पे करो, रिजल्ट आपके सामने होगा, और अगला साल भी आपके सामने होगा। सर बताइए कोई चीज़ ऐसी। तो अभी आप मुझे डेट ऑफ बर्थ बताइएगा पॉडकास्ट के बाद, हम्म, मैं आपको देख के बता दूंगा कि आपको कहाँ बैठना चाहिए, कैसे बिल्कुल बैठना सर। चाहिए। ओके। सब बहुत सारे लोग ये एपिसोड देखेंगे सुनेंगे, उनके मन में काफ़ी सारे डाउट्स होंगे अब, क्योंकि हमने पैसों की बहुत बात की, और कुछ लोग होंगे जिन्हें डर भी लगेगा कि वो शायद अननोइंगली ऐसी कुछ चीज़ें कर रहे हैं। जैसे आपने भी मुझे जब ये आर्टिफैक्ट्स के बारे में बताया तो मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो सिर्फ शो के लिए लगा रखे हैं। तो ऐसे लोग होंगे, अब उन्हें डर लगेगा कि हमने कोई चीज़ गलत लगा दी है और अब हमारे पैसे आना रुक गए हैं उसकी वजह से, या कोई काम नहीं हो रहा है, तो उन्हें क्या करना चाहिए फिर? उन्हें हमें, देखिए, आप किसी भी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट से आपको कंसल्ट करना चाहिए और अपने घर का वास्तु बनाना चाहिए। तो हम बता देंगे ये आर्टिफैक्ट्स आपके पास हैं तो यहीं लगा दीजिए, नहीं है तो परचेज करके लगा दीजिए। ओके। ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है। आप जो लग गई हैं, जैसे आप घड़ी है,
जैसे गोल घड़ी होती है, तो गोल घड़ी हमेशा वेस्ट में लगती है। अच्छा। लोग अक्सर लोग ये बताते हैं, मैंने लोगों को देखा है कि घड़ी हमेशा 3 दिशाओं में लगानी चाहिए, नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में और ईस्ट में। ऐसा नहीं है। घड़ी लगाने की सबसे जो बेस्ट दिशा है वो वेस्ट है, वो पश्चिम दिशा है, और पश्चिम दिशा में गोल घड़ी। आज जितनी भी वर्ल्ड की सबसे सुंदर घड़ी हैं वो गोल घड़ी हैं। आप चेक करके उठा के देख लीजिए। सबसे महंगी मेरे मेरे स्टोर में मेरे पास 5,000 से लेके 5 लाख की घड़ी पड़ी हुई है, अच्छा। और सारी की सारी गोल है। तो मेरे कहने का मतलब, क्यों बनी गोल घड़ियाँ ज़्यादा से ज़्यादा? आप देखो ना, गोल घड़ी घड़ी कुछ स्क्वायर भी होती हैं, कुछ ट्रायंगल भी होती हैं, कुछ रेक्टेंगल भी होती हैं, आयताकार भी होती हैं, और कुछ वेव्स में होती हैं। तो ऐसे ही हमारे 5 एलिमेंट हैं, 5 दिशाएं हैं, 5 जोन हैं, तो उनमें अलग अलग टाइप की घड़ी लगती है। यदि आपने उसी जोन में वैसी ही घड़ी लगाओगे तो समय आपके साथ में हो जाएगा। नहीं तो समय तो वैसे भी आपके साथ में है, आपको स्ट्रगल करके मिलेगा। जो आप चाहते हो कि वो चीज़ें मेरे साथ में रहे, प्रकृति मेरे साथ में रहे, ग्रह मेरे साथ में रहे, तो उनके अकॉर्डिंग चलो दोस्त। आप अपने मित्र ग्रहों को अपने पास में बुलाओ और शत्रुओं को से दूर रहो। आप एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आपके घर में कोई फंक्शन है या आप किसी मुसीबत में हैं, तो सबसे पहले आप किसको बुलाओगे? मित्रों को, हाँ, किसी दोस्त को, शत्रु को थोड़ा ना बुलाओगे। बिल्कुल। तो वैसे ही आपके जो ग्रह हैं वो आपके नंबर्स हैं, जैसे 1 से लेके 9 नंबर हैं। नेचर के जितने भी नंबर हैं वो 1 से लेके 9 नंबर में खत्म हो जाएंगे। चाहे वो 10 नंबर का मोबाइल है, चाहे वो 15 नंबर का अकाउंट नंबर है, चाहे वो आपका ATM पिन नंबर है, उनका सिंगल डिजिट पे आ जाएगा जोड़। तो ऐसे ही 1 से लेके 9 नंबर हैं। तो ये कुछ नंबर आपके मित्र हैं, कुछ नंबर आपके शत्रु हैं। ऐसी जो 9 ग्रह हैं, ये आपके कुछ मित्र हैं, कुछ आपके शत्रु हैं। ऐसी 12 राशियां हैं, इसमें से कुछ राशियां आपकी मित्र हैं, कुछ राशियां आपकी शत्रु हैं। तो इसी प्रकार से 12 भाव हैं, कुछ भाव आपके मित्र हैं, कुछ भाव आपके शत्रु हैं। और यदि आपने शत्रु ग्रहों के काम बिजनेस कर लिया, आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। आप देखो ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने 2 काम शुरू किए और वो तीसरा काम भी शुरू कर लेते हैं। और जैसे वो तीसरा काम शुरू करते हैं उनको नुकसान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जनरली उन्होंने किसी से राय तो ली नहीं, उन्होंने पैसा लगा दिया। वो हो सकता है शत्रु ग्रह का काम हो। तो अब वो क्या करे? अब वो आता है मेरे पास, वो कहता है मैं किस काम को बंद कर दूं? बंद तो नहीं कर, नहीं दोस्तों। तो जैसे ही कोई शत्रु होता है, तो उसको आपके मित्र का भी कोई मित्र होता है जो आपके शत्रु का भी मित्र होता है। तो हम उस ग्रह को बीच में बिठा दें तो वो ग्रह अब आपका नुकसान नहीं करेगा, जब तक वो आपका मित्र, आपका भी मित्र है और वो शत्रु का भी मित्र है, क्योंकि उसके दबाव में है। अब आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। आपका मान लीजिए किसी पड़ोसी से झगड़ा हो गया और आप दोनों एक दूसरे को मारने पे उतारू हो, आप भी मारना चाहते हो, वो भी मारना, लेकिन वो टाइम के बाद आपको लगता है अब इससे ये चीज़ें खत्म हो रही हैं, अब हम अपने काम को, पैसे को खराब कर रहे हैं, लेकिन अब जाके सीधा उससे नहीं मिल सकते हो। तो अब एक ऐसा बंदा ढूंढते हो जो उसका भी मित्र हो और आपका भी मित्र हो। तो आपने उस बंदे को बीच में डाला, आपने एक संधि करी। अब वो शत्रु बोलता ठीक है मैं भी इसको कुछ नहीं करूंगा, मेरी ये कंडीशन है। आप बोलते ठीक है मैं भी कुछ नहीं करूंगा, मेरी ये कंडीशन है। तो बीच में मित्र बैठेगा नहीं बैठे। तो ऐसे ही मित्र बीच में बैठा जाते हैं। एक एग्जाम्पल से मैं बताना चाहूंगा कि जैसे 1 नंबर और 8 नंबर लोग बोलते हैं कि दुश्मन है। 1 नंबर किसका है? सूर्य का। और 8 नंबर किसका है? शनि का। अब ऐसा कौन सा ग्रह है जो दोनों का मित्र है? ऐसा ग्रह बुध ग्रह है। मरकरी ग्रह है जो सूर्य का भी मित्र है, शनि का भी मित्र है। अब दूसरी चंद्रमा और शनि फिर दुश्मन है। 2 और 8 फिर दुश्मन है। अब एक हस्बैंड है, वाइफ है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 2 है, और उसका एक हस्बैंड है, उसकी डेट ऑफ बर्थ 8 है। दोनों में ओपिनियन डिफरेंसेस है। तो दोनों का मित्र कौन है? दोनों का मित्र गुरु है। अच्छा, वो चंद्र का भी मित्र है और वो शनि का भी मित्र है। दोनों को बीच में, उन दोनों की हेल्प ली जाए तो दोनों के बीच में ओपिनियन डिफरेंस ठीक हो जाएंगे। तो ऐसे ही आपने यदि शत्रु ग्रह का काम भी शुरू कर लिया, तो एक ऐसे आपका मित्र उसका मित्र को बीच में बिठा लिया जाए, तो आपका ये जो चीज़ें आपके अगेंस्ट हो रही हैं, ये आपके मित्र के रूप में होने लग जाएंगी। पर सर मैं एक चीज़ यहाँ पे पूछना चाहूँगा। अब जैसे बिजनेस का तो मुझे समझ आता है कि वहाँ पे आप एक किसी पार्टनर को ले आइए जिसका वो ग्रह स्ट्रांग है। हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में आप कैसे किसी को ले जा सकते? तो ये तो एक रेमेडी है ना। एक 7वां घर किसका है? 7वां घर रिलेशनशिप का है। हम वहाँ पे उस ग्रह को स्थापित कर देंगे। अच्छा, ओके। हम वहाँ पे उस ग्रह को स्थापित कर देंगे, जो आपका भी मित्र है, जो उसका भी मित्र है। देखेंगे कि कौन सा ग्रह है और किस वजह से आपको जितने भी 5 नंबर के सिंह लगन के लोग हैं, उनकी मोस्टली मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आती है। जिनके जितने मीन लगन के लोग हैं या जिनकी मीन राशि है, उनकी शादी में प्रॉब्लम आती है। अब वो लिखा कर ऐसे आए हैं, लेकिन वो कैसे उनकी हेल्प लेनी है, किस ग्रह को वहाँ बिठाना है, या सिर्फ डेट ऑफ बर्थ तो देखो बताया जाता हूँ। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ कि आज इंडिया में एस्ट्रोलॉजी में फ्री में उपाय बताए जा रहे हैं कि तुम्हारा राहु खराब है तुम ये कर लो, तुम्हारा चंद्रमा खराब है तो तुम ये कर लो, तुम्हारा शनि खराब है तो तुम ये कर लो, और लोग उस वीडियो को देख के वो उपाय करते जा रहे हैं। अरे भैया, राहु आपका खराब है, वो कैसे खराब है? आप पैसे देने वाला ग्रह है तो राहु और शनि तो है। राहु कैसे? राहु तो खराब किसी का हो ही नहीं सकता। मैं आपको बता, राहु को बनाना कितना आसान है, लेकिन वो कैसे बनाया जाए ये अब आपको देखना है। राहु किसके साथ बैठा है? और राहु सूर्य के साथ बैठा है, राहु शनि के साथ बैठा है, राहु किसकी राशि में बैठा है, राहु को कौन देख रहा है, आपकी दिशा कौन सी है घर की? साउथ वेस्ट।
साउथ वेस्ट जोन में दोष तो नहीं है, आपके इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब तो नहीं हो रहे हैं, तो ये देखना पड़ेगा। अब जैसे मेरे को ये है कि राहु मेरा लगन में बैठा है, कर्क लगन है, तो मैं तिलक नहीं लगाता हूँ। मैं जैसे ही आपका लगन, आपका सूर्य है, आपका राहु सिंह राशि में बैठा हो और आप ऑरेंज कलर का तिलक लगाना शुरू कर दो, तुरंत आपका झगड़ा लोगों से शुरू हो जाएगा, आपका अच्छा। पड़ोसी से झगड़ा शुरू हो जाएगा, आपके पेट में डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाएगा। लोग देखते हैं, लोग हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, बड़ा बड़ा तिलक, यहाँ पे तिलक, यहाँ पे तिलक, यहाँ पे तिलक। अरे भाई देख तो लो कि तिलक आपको लगाना है कि नहीं लगाना है, कौन सा रंग कहाँ पे स्थापित करना है बॉडी में, ये तो देख तो लो। हम देख नहीं रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी को आप ये कह रहे हो कि इसमें कुछ नहीं है, साइंस में कुछ नहीं है। दोस्त, ये साइंस इतनी बड़ी साइंस है जो हमारे ऋषियों के द्वारा, जो हमारे आज पूरा का पूरा नासा, आज देखिए आप चंद्रयान उतरा है, चंद्रमा यान पे इंडिया का, उन्होंने क्या बोला कि चंद्रमा पे 15 दिन की रात और 15 दिन का दिन है, जबकि ये हमारे शास्त्रों में अरबों साल पहले लिखा गया कि चंद्रमा 15 दिन दिखता है और 15 दिन हमें नहीं दिखता है। तो ये आज हमें बता रहे हैं कि 15 दिन का रात होती है, 15 दिन का दिन होता है, जबकि नासा वाले बता रहे हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। और मैं आपको आज एक बात और बताना चाहूँगा कि जो जितने भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो युवा ये कहते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी विश्वास नहीं करते, मैं आपको एक ही बात बताता हूँ आज एस्ट्रोलॉजी विश्वास करने के लिए। आज आप दिन देखते हो, आज क्या दिन है? आज 18 शनिवार, शनि दिन है, सैटरडे। तो क्यों शनि का दिन है? क्यों जो नासा वालों ने आज शनि की जगह शनिवार सैटरडे क्यों दिन रखा? रख देते अपना दिन। क्यों सूर्य और रविवार रखा? क्यों सोमवार रखा? रख देते ना। तो ये जो दिन है, आप इसका इतिहास जानोगे दोस्तों, ये दिन, ये डे, ये आपको विक्रम संवत में मिल जाएंगे, जो विक्रमादित्य के द्वारा लिखे गए थे। और मैं बताना चाहूँगा कि जो रविवार का दिन है, ये काम का दिन होता है, ये संडे का दिन काम का दिन है, और जो आराम का दिन है वो सैटरडे होता है। और जो फन डे है ये फ्राइडे है। आज हम क्या कर रहे हैं? हम उल्टा चल रहे हैं, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति ने हमें इस काम में डाल दिया। आज हम बैठते हैं संडे को, बैठ के छोले भटूरे खाते हैं, शनि की चीजें खाते हैं। जितनी भी तली हुई चीजें, ये क्या है? शनि है। आज हम संडे को लेट उठते हैं, जबकि संडे को सुबह जल्दी उठना चाहिए। और शनि डे लेजी डे है। शनि कैसा बुजुर्ग ग्रह है, जो सबसे बूढ़ा है और जो सबसे बड़ा है, और जिसको काम करने की मतलब की आदत नहीं है, वो आराम से काम करना चाहता है। तो लेजी डे कौन सा है? वो शनि है। तो ये बोला कि शनि को खाओ ना पकोड़े, तलो ना चीजें, तलो आप भी खाओ, लोगों को भी खिलाओ। जबकि हम क्या कर रहे हैं? हम संडे को छोले भटूरे खा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, वाइन पी रहे हैं। जबकि ये दिन, वाइन किस ग्रह की है? वाइन शनि ग्रह की है। वाइन, शनि का मित्र कौन है? शुक्र है। आप शुक्रवार को करो ना पार्टी, कौन मना कर रहा है? लेकिन संडे को तो काम करने का दिन होता है। जैसे संडे मतलब रविवार, संडे मतलब सूर्य, संडे मतलब सरकार। तो ये आज देखो ना, 7 दिन बने हुए हैं, लेकिन किसी ने इसके ऊपर काम नहीं किया कि संडे जो है, संडे काम का दिन है, फ्राइडे फंडे है, इसमें आप पार्टी करो, शनिवार को आराम करो, संडे से दोबारा काम करो, लगो, रविवार से काम पे लगो। तो क्यों नहीं ये यूएसए वालों ने बना दिया? बनाओ ना अपने दिन, हम अपने दिन बनाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी यहीं से शुरू होती है दोस्तों, और आपको आज इससे बड़ा कोई प्रूफ कोई आपको दे नहीं सकता है। सर, ये एपिसोड करने के बाद में मुझे एक चीज जो समझ आई है, वो ये कि हर छोटी से छोटी चीज भी मैटर करती है, चाहे वो आर्टिफैक्ट्स हो या जैसे आपने कहा तिलक हो, तो हर चीज मैटर करती है। और शायद ये बोलना फिर सही है कि एक इंसान पैदा एज अ जीरो हो सकता है, बट उसकी डेथ एज अ जीरो नहीं हो सकती, वो हीरो बन सकता है उसकी लाइफ में। इज इट सेफ टू से दैट? बिल्कुल सही। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अभी जैसे पुराने टाइम में आपने देखा होगा कि युद्ध जीतने के लिए राजा महाराजा बड़े से बड़े हवन करते थे। अपना हवन महल कैसा हो, प्रजा का महल कैसा हो, उसके लिए पूरा नगर का वास्तु किया जाता था कि हम रहे, जो वहाँ पे रहने वाली प्रजा है वो हमारे लिए काम करे, उसकी जो स्किल है वो हमारे लिए काम करे। तो मैं बताना चाहूँगा, इसी प्रकार से आज का जो नगर वास्तु है, जितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स के प्रोजेक्ट्स के वास्तु होते हैं ना, जैसे आप बिल्डर हैं, तो ये एक नगर वास्तु है दोस्तों। आप इस तरीके के वास्तु को अपनी लाइफ में, आपने अभी तक घर का वास्तु देखा होगा, लेकिन क्या कभी नगर वास्तु को सुना है? नगर वास्तु के रूप में आज तक इंडिया में बात ही नहीं हुई है। तो मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप बिल्डर के रूप में काम करते हैं, मैं एक बिल्डर हूँ, बिल्डर के रूप में काम करते हैं, तो आपको नगर वास्तु अपने टाउनशिप का कराना चाहिए कि आप कहाँ बैठें, आपका ऑफिस कहाँ होना चाहिए, वहाँ पार्क कहाँ होना चाहिए, वहाँ सीवरेज का टैंक कहाँ होना चाहिए, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक का जो आप मीटर लगाओगे वो कहाँ होना चाहिए, आप जो सैंपल हाउस बनाते हैं वो आप कहाँ रखें, उस बिल्डिंग की एंट्री कहाँ रखें, ताकि वहाँ पे लोग आएँ और आपका घर देखते ही उसको पसंद आ जाए, आप अपने स्टाफ को कहाँ बिठाएं। इसी प्रकार से एक नगर वास्तु है। ये तो हो गया पूरे शहर का वास्तु, इसे नगर का वास्तु कहते हैं। इसी प्रकार से युद्ध जीता जाता था। आप देखो ना, बड़े बड़े हथियारों की पूजा होती थी, हवन होते थे। भगवान श्री राम ने खुद, जो भगवान होते हुए भी, जब लंका के ऊपर उन्होंने जीतना था युद्ध के दूसरे पहले, उन्होंने एक भगवान शिव का आराधना की थी, एक बहुत बड़ा हवन किया था
तो उसी प्रकार से आज का युद्ध क्या है? आईपीएल। आज यदि कोई आईपीएल की आप आईपीएल का मैच जीतना चाहते हैं तो आप, क्योंकि आज इंडिया में वर्ल्ड कप खेल रही है, तो इसमें उपाय किसको करने पड़ेंगे? इंडिया की टीम को भी करने पड़ेंगे और नरेंद्र मोदी जी को भी करने पड़ेंगे। वो कहीं भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन यदि हम आईपीएल की बात करते हैं तो आईपीएल की टीम का एक कैप्टन, उनका एक मालिक है, हाँ। उसका कैप्टन, तो कैप्टन को नहीं, मालिक यदि अपनी टीम के लिए काम करता है तो आईपीएल भी जीता जा सकता है। मतलब ये जो आप हवन कह रहे हैं ये करने से जीत सकते हैं, हाँ, मतलब जो भी रेमेडीज जो भी रेमेडीज हैं, जो भी हाँ। काम है कि आपके ऑफिस में आपको कहाँ बैठना है, आपके खिलाड़ियों की फोटो कहाँ लगानी है। एक ऐसी आईपीएल की टीम जो अभी तक आईपीएल नहीं जीती है, तो हो सकता है कि उनके ऑफिस में वास्तु दोष हो। मैं 100% इस बात का चैलेंज करता हूँ कि यदि आप अपने इस प्रकार से खिलाड़ियों की फोटो कहाँ पे लगाएं, दिशा कहाँ लगाएं, चीजें कहाँ लगाएं, यदि आप ऐसा करते हैं, जैसे साउथ अफ्रीका अभी तक एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है, तो मैं इस बात का दावा करता हूँ कि उनके ऑफिस में पक्का कोई ना कोई इस प्रकार से वास्तु दोष होगा, ये चीजें होंगी, उन्होंने खिलाड़ियों की फोटो इस तरीके से लगा रखी होगी। जिस खिलाड़ी का एंड टाइप पर चैन नहीं होता है, जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर का बेटा है या विनोद कांबली है, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका वो टॉप 30 में नाम तो आ गया लेकिन टॉप 15 में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। वो जो बहुत अच्छा परफॉर्म तो कर रहे हैं लेकिन लास्ट में जाकर उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। ऐसी एक आईएएस की कुंडली है। अब जितने भी आईएएस आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं तो मैं आपके पॉडकास्ट से देखने बताना चाहूंगा कि आईएएस का भी एक योग होता है। अच्छा सर, हमारे ऑडियंस में काफी आईएएस वाले लोग हैं तो वो जानना चाहेंगे। मैं जाना, आपकी कुंडली में उपचय भाव होते हैं 3, 6, 10 और 11। इन उपचय भावों में जितने पापी ग्रह बैठे होंगे उतना आईएएस का, आईपीएस बनने का, आईएएस बनने का योग होगा। अच्छा। और उनमें यदि 3 या मतलब कि 3 या 3 से कम ग्रह बैठे हैं तो आप स्टेट लेवल में जा सकते हैं। ठीक है। और अब कोई बच्चा ऐसा है जो आईपीएस में सिर्फ 1 नंबर से रह रहा है या आधे नंबर से रह रहा है, तो इसका मतलब उसकी कुंडली में योग तो है, कहीं ना कहीं भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है। एक बंदा है जो एक इंडियन क्रिकेट टीम में खेलना चाह रहा है, उसके पास मतलब वो है लेकिन उसका भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है। अब अक्सर अखबार में पढ़ते, जैसे मैंने अभी शमी के बारे में कल ही पढ़ा, तो कि मैंने पढ़ा कि उसको खेलने नहीं दिया जा रहा था, तो सौरव गांगुली जी उसके लिए अड़ गए थे। तो कहीं ना कहीं भाग्य ने साथ दिया कि नहीं दिया उसका। राइट। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है तो भाग्य का हाउस 9th हाउस है। क्या पता वो भाग्य का हाउस का मालिक की दशा उसके शत्रु की चल रही हो, या भाग्य का हाउस आपके 8th हाउस में या इस ऐसे हाउस में बैठा हो, या उसके 4थे, 6ठे, 8वें, 12वें बैठा हो, तो आपका साथ नहीं दे रहा। तो यदि हम उस ग्रह को बना लेते हैं तो उस बात की पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपका वह सिलेक्शन हो जाए। लेकिन मैं आपको बात बताना चाहूँगा दोस्तों, भगवान मैं नहीं हूँ, करना ऊपर वाले ने है। मेरा काम सिर्फ आपको बताना है कि दोस्तों आप ये काम करें तो हो सकता है कि आपका काम आपके फेवर में हो जाए। और जितने भी आईएएस आपकी कुंडली देखने जाते हैं, यदि आप आईएएस हो तो अभी आप चेक कर लेना, यदि सूर्य आपका पहले घर में है तो आपके आईएएस होते हुए भी इस बात के पूरे चांस है कि आपकी किसी ना किसी ईयर में सप्लीमेंट्री या कंपार्टमेंट आई। ओके। आईएएस होते हुए भी मैंने क्या हुआ, मैं जयपुर में एक बहुत बड़े आईएएस मुझे मिल गए, तो उन्होंने मुझे अपनी कुंडली दिखा दी, देखा उनके सूर्य लगन में था, तो मैंने कहा तो आपकी तो सप्लीमेंट्री आई है। ही वाज शॉक्ड, शी वाज लेडी, शी वाज शॉक्ड, जबकि ये बात सिर्फ उनको पता थी, उनके परिवार वालों को पता थी। तो मैंने बोला कि हाउ यू रिकॉग्नाइज, दिस इज एस्ट्रोलॉजी सर, दिस इज साइंस। मैंने ये साइंस, मेरे ये खुद के सूत्र नहीं है दोस्तों, मैंने सूत्र बनाए हैं इनको एस्ट्रोलॉजी को पढ़ के। मैंने ऐसी कोई एस्ट्रोलॉजी की साइंस नहीं है, आज विद्या नहीं है जो, चाहे वो जैमिनी है, चाहे वो पाराशरी है, चाहे वो केपी है, भृगुनंदी नाड़ी है, अगस्त्य नाड़ी है, और सबसे लेटेस्ट थ्योरी आज की जो है वो है इंटरलिंक कस्पल थ्योरी। जिसपे हम मिनट पे नहीं, जिसपे हम सेकंड्स पे बात करते हैं, जिसपे हम माइक्रो सेकंड्स पे बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि आपका आसिफ जी का डेट ऑफ बर्थ, आपने मुझे बोला कि मेरा 3:15 पे हुआ है, तो मैं कहता हूँ 3:15 में तो 1 सेकंड में पूरे वर्ल्ड में 4 बच्चे पैदा होते हैं। तो 60 सेकंड में कितने बच्चे पैदा हो गए? 240। तो आसिफ उन 240 बच्चों में से तो एक है ना। आपका भाग्य कैसे पता लगेगा? तो हम उसको माइक्रो सेकंड पे लेके जाते हैं। माइक्रो सेकंड का भी सेकंड लेके जाते हैं कि हम देते हैं 3:14:58 और 800 मिली सेकंड में आपका जन्म हुआ है। आसिफ जी, दिस इज यूनिक डेट ऑफ बर्थ ऑफ यूअर्स। अब इस पे हम काम करेंगे। वो कैसे निकाली जाती है, इसमें का भी निकालने का एक पूरा फॉर्मूला है, इसका एक पूरा निकालने का पूरा सॉफ्टवेयर है जिसको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और इसमें हम आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको मिलान करते हैं, आपके पिताजी की डेट ऑफ बर्थ को देखते हैं, आपकी मदर की डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है, दादा दादी, ये एक पूरा प्रोसेस है जिसपे हम चल के आपकी डेट ऑफ बर्थ निकालते हैं। अब जैसे बहुत सारे फिल्म स्टार्स हैं, मेरे क्लाइंट हैं, उन्हें 2 फिल्में मिल जाती है, बाद में फिल्म नहीं मिलती है, बाद में मौका नहीं मिलता है, बाद में चांस नहीं होती है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जो जितना भी फिल्म स्टार्स हैं, जितने भी स्पोर्ट्स हैं, फिल्म स्टार का ग्रह कौन सा है? शुक्र, राहु। काम कौन देगा? शनि। और इसका हाउस कौन सा है? 5th हाउस। और आपके डीएस फुलफिलमेंट का हाउस कौन सा है? 11th हाउस। यदि आपको इलेक्शन में टिकट नहीं मिल रही है तो कौन सा हाउस है?
आज तक इस पे काम ही नहीं हुआ कि पॉलिटिक्स, आपको पॉलिटिक्स में छाना है, जितने लोग बोलेंगे तुम सूर्य को बलवान करो, तुम मंगल को बलवान करो। मैंने हम्म। सूर्य से पूछा कि सर मैं एक पॉलिटिशियन हूँ, मुझे कैसे इस पे टिकट मिलेगी, कैसे काम होगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पॉलिटिक्स का जो हाउस है वो 3rd हाउस है, जो ओके। आपको टिकट दिलाता है, और जो आपको चुनाव जिताता है वो 7th और 6th हाउस है। किस तरीके से आप चाहें कि आपके जो सीनियर्स हैं, आपके जो बड़े-बड़े नेता हैं वो आपके साथ में रहें, क्या इस पे साइंस पे काम हुआ है? आज इसको नाम दे दिया गया वशीकरण। आज सब लोग काले जादू की तरफ भाग रहे हैं कि मेरे ऊपर काम किया है, मेरे ऊपर वशीकरण हो गया है। तो मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि वशीकरण 1% लोगों को आता है करना और कराना, और बाकी 99% लोग तो आपको वशीकरण के नाम पे डरा के धमका के आपसे पैसा ले रहे हैं। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। वशीकरण करना कोई आसान बात है क्या? किसकी औकात है क्या कि ये वशीकरण कर दे? वैसे बहुत सारे केसेस होते हैं ना जिसमें लोग कहते हैं कि मुझे वशीकरण किया। मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप जाइए, अब एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, 99 एस्ट्रोलॉजर आपको जाते जी पर क्या बोलेंगे, लेडीज एस्ट्रोलॉजर बोलेंगी तेरे पे क्या कराया हुआ है, तेरे परिवार वालों ने किसने किया, तेरी लेडीज ने किसने किया। हाँ। वशीकरण को चेक करने का एक फॉर्मूला है, आप खुद बैठे घर पे चेक कीजिए कि आपका वशीकरण हुआ है कि नहीं हुआ है। क्या फॉर्मूला है ये? इसका सिंपल से, यदि आपके 4थे घर में रहा हुआ है, या आपके 8वें घर में रहा हुआ है, आपके 12वें घर में रहा हुआ है, और चंद्रमा आपका यदि ये राहु आपका खराब है, तो आपके ऊपर जल्दी वशीकरण हो सकता है। ठीक है, और चंद्रमा आपका खराब है तो वशीकरण होगा नहीं, लेकिन आप बहम में रहते हो कि मेरे ऊपर वशीकरण हुआ है। ओके। और जिस वक्त आप मेरे पास कोई क्वेश्चन करने आए हो, तो 8वें घर में उस टाइम कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, तंत्र मंत्र का कौन सा हाउस है, 8वां घर है। तो प्रश्न कुंडली से हम देखते हैं। ऐसे और भी विद्याएं बहुत है कि आपके ऊपर से पालक या कोई घास आपके पास में रखी जाती है, उसे सुबह गाय को खिलाया जाता है कि वशीकरण चेक करने का मंत्र है कि नहीं है। यदि वशीकरण है, वशीकरण मुझे भी करना आता है, लेकिन मैं वशीकरण करता नहीं, मैं वशीकरण सिर्फ तोड़ता हूँ। कितना बड़े से बड़ा वशीकरण किसने कर रखा हो तुम आप बताइए, हम उस तोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। और मैं बताता हूँ पूरे वर्ल्ड में वशीकरण करना, वशीकरण भैया अघोरी बाबा किया जाता है, शमशान घाट में बैठ के किया जाता है। उसके लिए एक लाश चाहिए जिसका गति नहीं हुआ हो। गति नहीं हुआ गति मतलब जो भी कभी भी अंतिम संस्कार जब भी किया जाता है तो उसकी गति की जाती है। उसके कपाल पे एक लकड़ी से मारा जाता है। जब भी लकड़ी से कपाल मारेंगे तब उसकी जगह गति होती है। और जब बिना लाश के किसी का वशीकरण ना तो किया जा सकता है, ना वशीकरण तोड़ा जा सकता है। ओके। तो यदि आपका वशीकरण आपको लगता है किसी ने कर रखा है, तो आपकी उसकी विधि है कि हम अब चेक करें आपका वशीकरण है। आपका घर में कोई प्रॉब्लम है तो यदि हम का है तो हम तोड़ना तो बता देंगे, लेकिन कर मैं किसी को ऊपर नहीं करूँ। मैं करता नहीं हूँ। ठीक है, लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं, ना तो मैं उससे मिलता हूँ ना मैं मिलवाता हूँ। हाँ, यदि किसी को इस समस्या से परेशान है तो मैं जरूर, जैसे डॉक्टर बोलते थे ना कि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, ये फलाने का सब्जेक्ट है, तो मैं आपको ऐसे आदमी से मिला दूंगा जो जेन्युइनली इस काम को करता है। ओके सर, इस एपिसोड को करने के बाद में मुझे काफ़ी सारा नॉलेज मिला है। ऑफ कोर्स मैं ऑफ द पॉडकास्ट, ऑफ द कैमरा आपसे और पूछूंगा इन चीज़ों के बारे में, बट जिन लोगों को अब आपसे कनेक्ट करना हो वो किस तरह से कर सकते हैं? देखिए, मैं आपको अपना नंबर वेबसाइट के आपको पॉडकास्ट के नीचे दे दूंगा। आप गूगल पे आचार्य लवभूषण आप ढूंढेंगे तो मेरी वेबसाइट का नाम आ जाएगा, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि अब मैं आचार्य लवभूषण, जो मेरे नाम की स्पेलिंग है वो LAV है। हाँ। जो पहले LOVE थी, जिसको हाँ। मैंने अभी चेंज किया है LAV। मैंने अपने सिग्नेचर भी चेंज किए हैं। मैं खुद, ये आप देखोगे तो मैंने कुछ चीज़ें मैंने पहन रखी हैं, ये मेरे मुझे जो क्या पहनना चाहिए मैं उसके अकॉर्डिंग पहनता हूँ। तो LAV आचार्य लवभूषण आप मुझे गूगल पे फाइंड करेंगे तो होपफुली कि मैं गूगल पे दिख जाऊँ। तो जयपुर में मालवीय नगर में मेरा ऑफिस है, आप वहाँ पे आके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच ये एपिसोड करने के लिए। आपसे अमीर होने की ट्रिक्स हमने जानी। आई एम श्योर कि बहुत सारे लोग होंगे जो आपसे कनेक्ट भी करेंगे अब इसके बाद, क्योंकि पैसों को लेकर सबके ही जीवन में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो सर आई होप सो आप उन सभी की हेल्प कर सके, एंड थैंक यू सो मच सर ये एपिसोड करने के लिए। जी, धन्यवाद।